Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to our YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the CBSE official sample paper for class 12 computer science for the session 2023 and 24. तो आपको पता ही है आपकी स्वाति मैम का फेवरेट क्या कि जो भी अपना क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे वो होगा विद फुल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। जी हाँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाएगी, पूरे एफर्ट्स डाले हैं आपकी स्वाति मैम ने, प्लस आई एम श्योर आप लोग भी अपना पूरे एफर्ट्स डालोगे इस वीडियो के एक एक क्वेश्चन को समझने के लिए, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद कंप्लीट फुल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी बात जो आई थिंक आप लोगों के लिए शायद फालतू हो सकती है, बट हमारे लिए नहीं, हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। सो प्लीज़ ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फटाफट से कर दो। प्लीज़ शो योर सपोर्ट, बिकॉज हमारा जो एक छोटा सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर्स का, उसको कंप्लीट करने के लिए अपना भरपूर प्यार दे दीजिए इस चैनल को। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हमने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना सीबीएसई का सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आप लोगों का जो सैम्पल पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक सीबीएसई ने 4 लिख दिया, दिस इज 5। तो सेक्शन ए बी सी डी ई ये आपके मार्क्स रहेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी विल कंटेन 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के होंगे, सेक्शन डी 4 मार्क्स, सेक्शन ई में 5 मार्क्स। यहाँ पर लिखे हुए कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, राइट। तो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप लोगों का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है ना, इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यू विल गेट एन आइडिया कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो किस बेसिस पर होगा, उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो अब यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है एंड आई हैव टू टेल कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट देखना। इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कौन सा होता है? लूप विद इन मीन्स एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो अगर मैं अपना नेस्टेड लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रही हूँ तो इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो, कि क्या वो सारे के सारे लूप को एक साथ टर्मिनेट कर देगा, सारे स्टेटमेंट्स को मीन्स एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कैसे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो आपका स्वाति मैम ने आपको प्रॉमिस किया है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर पाइथन ओपन किया, यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिया फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, राइट। सो दैट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू 0, स्टॉप वैल्यू 4, एंड वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती। और एक हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर जे इन रेंज। अब आप समझ रहे हो ये हमारा कौन सा लूप हो चुका है? नेस्टेड लूप। और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं आई कोमा जे की वैल्यू। ठीक है, अभी तक मैंने कहीं पर भी यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा। इसको हमने यहाँ पर सेव कर देते हैं, लेट्स सपोज SP। ठीक है, अब ये देखो पहले तो ये लूप चलेगा कैसे, आई की हर वैल्यू के लिए, आई की एक वैल्यू के ये जे की हर वैल्यू का लूप चलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू मेरे पास क्या क्या है 0 1 2 3 4, जे की वैल्यूज में यहाँ पर मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4। आपने नेस्टेड लूप में सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आई की एक वैल्यू के लिए मीन्स आई की हर एक वैल्यू के लिए जे की हर एक वैल्यू का लूप चलेगा। मीन्स पहले आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 1 2 3 4, फिर आई की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 0 1 2 3 4। इस तरीके से ये आपका लूप चलेगा, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट जो लगा रही हूँ वो मैं कहाँ पर लगा रही हूँ, इफ आई डबल इक्वल्स टू 2। तो दैट मीन्स कि अगर आई की वैल्यू क्या हो जाए 2 तो क्या हो जाए वहाँ से ब्रेक। अब देखो मैंने ये इसको ब्रेक स्टेटमेंट को कहाँ पर लिखा, आउटर फॉर लूप। ठीक है, तो अगर मैं इसको आउटर फॉर लूप में लिख रही हूँ, जैसे आई की वैल्यू 2 हुई सारी स्टेटमेंट्स बाहर आ गई,
एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो गया, मीन्स एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया, जे का लूप भी नहीं चला। बट अगर यही वाली ब्रेक स्टेटमेंट मैं अपनी इनर फॉर लूप में लगा दूं, मीन्स जे वाले लूप में लगा दूं, राइट, जे फॉर लूप मेरा इनर फॉर लूप है, तो यहाँ पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई। अब देखो जब आई यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ जे इक्वल्स टू 2, कि जब जे की वैल्यू 2 है तो ब्रेक कर जाओ, राइट। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 1 लूप चला, बट क्या उसके बाद मेरा प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो गया? नहीं, मेरा प्रोग्राम मीन्स अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट इनर फॉर लूप में लिख रही हूँ तो वो सिर्फ इनर वाले फॉर लूप के स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करेगा, पूरे आउटर वाले फॉर लूप को एक साथ वो टर्मिनेट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर ऑफ स्टेटमेंट पढ़ो, इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो। नो, क्या उसने सारा का सारा टर्मिनेट किया? बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। मीन्स अगर मैं इनर फॉर लूप में लगा रही हूँ तो मेरा आउटर फॉर लूप वहाँ पर स्टॉप नहीं होता, राइट। तो ये आपको हमने विद कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अभी आपको हमने बता दिया है, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें क्या आता है, इन अ टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप varchar 20 हैज़ द वैल्यू केशव, और एक एट्रीब्यूट बी है जिसकी जो डेटा टाइप है कैर दैट इज 20 हैज़ वैल्यू मीनाक्षी। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एट्रीब्यूट ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर मेरे को दो डेटा टाइप्स में गिवन है, कैर और varchar। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो कैर डेटा टाइप फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर होता है, मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 20 डिक्लेयर कर दिया तो मैं कोई भी नेम लिखूँ, 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स तो इसने एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बट 20 से कम अगर मैं कर भी रही हूँ, दे भी रही हूँ, तो ये मेमोरी में कितने स्पेसेस कितने वो एलोकेट करेगा? 20 बाइट्स। और वहीं अगर मैं बात करूँ varchar की, मीन्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, वेरिएबल लेंथ में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लोग एंटर करोगे मेमोरी में वो उतना ही स्पेस एलोकेट करेगा उसको, ठीक है। सो अगर मैं एट्रीब्यूट ए की बात करूँ, varchar 20 है, इसकी वैल्यू क्या है? केशव। अब आप इसमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दैट मीन्स ये 6 बाइट्स है मेमोरी में एलोकेट कर देगा। और उसके बाद है एट्रीब्यूट बी कैर 20, इसमें मुझे मीनाक्षी के लिए काउंट करने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है, तो वो कितने बाइट्स एलोकेट करेगा? 20। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन बी, राइट, 6 and 20। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमें कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपको उसको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल फॉलो होगा, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देखेंगे, जिस भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इन केस अगर प्रेसिडेंस सेम है तो हम फॉलो करेंगे रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी रूल मुझे क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करो, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है एक्सेप्ट योर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है। जो आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 3 - 2, दिस इज योर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, अगेन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, यहाँ पर है मेरे पास 3 प्लस 99 डिवाइड बाय 11, राइट। अब देखो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, ये भी आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, तो कैसे सॉल्व करोगे? राइट टू लेफ्ट, मीन्स पहले आपने ये सॉल्व नहीं करना, राइट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 डबल स्टार एज इट इज, इसको सॉल्व करोगे 2⁻³ विल बी 8 प्लस 99 डिवाइड बाय 11। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 3 - 2⁸ विल बी 256 होगा आई थिंक, प्लस 99 डिवाइड बाय 11। अब मुझे कौन कौन से ऑपरेटर्स दिख रहे हैं? प्लस, माइनस एंड देन डिवीजन। तो यहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंस है सबसे ज़्यादा किसकी है? डिवीजन ऑपरेटर की। सो यहाँ पर आप लोगों का जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 99 डिवाइड बाय 11।
तो 3 माइनस 256 प्लस 11, 9 से 99। अब डिवीजन ऑपरेटर है तो आंसर आपका किस में आएगा, फ्लोट में। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 9.0। अब प्लस और माइनस, अगेन प्रेसिडेंस सेम है, रूल ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो करोगे, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो 3 माइनस 256 विल बी माइनस 253 प्लस 9.0। अब माइनस 253 प्लस 9.0 विल बी माइनस 244.0। तो मुझे जो करेक्ट आंसर दिख रहा है दैट इज ऑप्शन सी, माइनस 244.0। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, ऑप्शन सी दैट इज माइनस 244.0, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, ये कोड मुझे गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है दैट इज s इक्वल्स टू पाइथन इज फन। तो इसको हम यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं, पाइथन शेल हमने ओपन कर लिया, राइट। इसको हम क्लोज कर देंगे फटाफट से। अब यहाँ पर देखो हमने एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ पर हमने लिखा पाइथन इज फन, s इक्वल्स टू पाइथन इज फन, राइट। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंगल कोट्स को क्लोज। अब मैंने क्या लिखा, l इक्वल्स टू s डॉट स्प्लिट। अब देखो स्प्लिट फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, स्प्लिट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा, आंसर ये मुझे लिस्ट की फॉर्म में देगा, राइट। क्या बोला, अप्लाई किस पर करोगे, स्ट्रिंग पर। मतलब कि मैंने ये जो अप्लाई किया है यहाँ पर, ये किस पर अप्लाई किया है, s डॉट स्प्लिट। s मेरी क्या है, स्ट्रिंग, और ये रिटर्न किसकी फॉर्म में करेगा, लिस्ट की फॉर्म में। और बाय डिफॉल्ट ये किससे स्प्लिट करता है, स्पेसेस से, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में। l को अगर मैं प्रिंट कराऊं, पाइथन इज फन, राइट। अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, आपका ये किससे स्प्लिट हुआ है, स्पेसेस से। सो फर्स्ट आपका क्या आ गया, पाइथन, फिर आ गया इज, और फिर आ गया फन। ये मेरे पास एक एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूं 0, 1 एंड देन 2, इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी। नेक्स्ट अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, s इक्वल्स टू न्यू, s इक्वल्स टू s अंडरस्कोर न्यू, सिंपल एक वेरिएबल लिया है, इक्वल्स टू ज्वाइन करना है मुझे किसको, किससे, एक सेपरेटर दिया हुआ है माइनस सिंबल, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर हमारे पास आ गया L0 डॉट अपर, और कोमा L1 कोमा L2 डॉट कैपिटलाइज, कोमा L1 कोमा L2 डॉट कैपिटलाइज, राइट। ये हमारा क्या है, ज्वाइन फंक्शन। उसके बाद मैं प्रिंट करा रही हूँ s अंडरस्कोर न्यू को, राइट। तो अब देखो यहाँ पर str डॉट ज्वाइन टेक्स एक्चुअली 1 आर्ग्यूमेंट, हमने कहाँ मिस्टेक कर दी, एक ब्रैकेट नहीं लगाई हमने, ये वाली L0 से पहले वाली। चलिए, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, s अंडरस्कोर न्यू। तो अब ध्यान से देखो ये कैसे प्रिंट हुआ, अब आई थिंक विजिबल होगा ये, राइट। चलिए, मेरे पास जो स्ट्रिंग आई थी दैट इज पाइथन इज फन। तो यहाँ पर अब मैं इसकी इंडेक्सिंग अगर करूँ तो दिस इज एट इंडेक्स 0, 1 एंड देन 2। उसके बाद मैंने क्या करना है, ज्वाइन करना है किससे, माइनस सिंबल से। पहले ये देखो मुझे चाहिए क्या क्या, L0 डॉट अपर, L0 पर मेरे पास क्या है, पाइथन। इसको मुझे डॉट अपर, दैट मीन्स मैं इसको कैसे कर दूं, अपर केस में कर दूं। पाइथन को मैंने अपर केस में कर दिया।
फिर और क्या मुझे डिस्प्ले कराना है, L1। L1 पर मेरे पास क्या है, इज। L2 डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या कहता है, आपका जो वर्ड है इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या कर दूं, कैपिटल। ये मेरे पास आ गया। अब इनको मुझे ज्वाइन करना है इस माइनस सिंबल से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया माइनस के साथ, तो योर आंसर इज पाइथन इन अपर केस लेटर्स, माइनस इज -1। अब हम देखते हैं ये हमें कौन से ऑप्शन पर गिवन है। यस, ये हमारा हो गया आई थिंक ऑप्शन बी। यस, तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन 4 का दिस वन। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमें क्या कहता है, इन MySQL डेटाबेस इफ अ टेबल अल्फा हैज डिग्री 5, डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें कितने हैं, राइट। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर रोज। तो अगर मैं अल्फा टेबल की बात करूं तो उसमें मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 3। और एक अनदर टेबल है बीटा मेरे पास, उसमें जो डिग्री है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें मेरे पास 3, और उसकी कार्डिनलिटी दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है मेरे पास 5। तो व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा। तो अगर आप अल्फा क्रॉस बीटा करो मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आपकी डिग्री और कार्डिनलिटी कितनी होगी। देखो, जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो उसकी जो डिग्री होगी दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपके एड ऑन हो जाएंगे। तो दैट मीन्स टोटल जो डिग्री होगी दैट इज 8, और जो टोटल कार्डिनलिटी होगी आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो, तो दैट मीन्स 5 × 3 15, तो 8,15। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, राइट। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं एक बारी। हाँ, ऑप्शन बी 8,15। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 6 इज Priya wants to transfer pictures from her mobile phone to her laptop। लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करना उसने, एंड शी यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू डिवाइसेस। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। तो अगर मैं ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मेरे पास कौन सा नेटवर्क होगा, पैन, दैट इज पर्सनल एरिया एंड देन नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। Question 7 is which of the following will delete key value pair of the key read from the dictionary D1। एक डिक्शनरी आपके पास D1, उसमें आपको की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है, और उस किसको डिलीट करना है, जिसमें आपकी की क्या हो, रेड हो। तो इसके लिए मुझे सिंटेक्स क्या लिखना होगा, डेल, डिक्शनरी का नेम लिखोगे D1, और जोन सी की आपको डिलीट करनी है उसका नेम लिखोगे। तो डिलीट मेरे पास नहीं होता है, डेल D1 रेड, डॉट D1 भी नहीं लिखते, D1 डॉट डेल भी नहीं लिखते। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप देखो 6 का मेरे पास पैन है और 7th का मेरे पास क्या है, डेल, मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट। अब ये आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग का है, राइट। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है G20 और प्रेसिडेंसी, इसको हमने ओपन कर लिया, राइट। ये आपको एक स्ट्रिंग गिवन है। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अपना स्लाइसिंग ऑपरेशन लगा रही हूँ, और स्लाइसिंग ऑपरेशन देखो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो ना ऑलरेडी चैनल पर है, वो आपको आई डोंट थिंक कि उस मेथड से यूट्यूब पर आपको कहीं पर मिलेगी। सो चेक करना स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस, और वो आपको मिल जाएगा, मेरा नेम डाल देना, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर भी हम कर देते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से करना, राइट। अब मैंने क्या करा, -2 ही स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, -2 पर आपका क्या है, C, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, C से, ठीक है। -2 पर आपका क्या है, C, तो आपका जो आंसर है किससे स्टार्ट हो जाएगा, C से। उसके बाद स्टॉप वैल्यू क्या है, 2,
2 मेरा है 0 1 2, ये 2 पर आपका क्या कैरेक्टर गिवन है 2, और स्टेप वैल्यू क्या गिवन है -2, तो दैट मीन्स -2 का गैप करना है। -2 के बाद -2 का गैप करोगे तो दैट मीन्स -4, -4 पर मेरे पास क्या आ रहा है ई, -4 -2 दैट मीन्स -6, तो ये मेरे पास क्या आ गया ई, तो दैट मीन्स एक एक छोड़ के नेक्स्ट वाला आ रहा है, तो आई के बाद एस छोड़ के क्या लिखोगे ई, फिर आर छोड़ के लिखोगे कैपिटल पी, स्पेस छोड़ करके लिखोगे 0, राइट। तो ये आपका आंसर होगा सी ई आई ई पी एंड देन 0। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक, या 9th क्वेश्चन हमें कहता है, इसका आंसर देख लेना बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि आपको ये कोड एग्जीक्यूट करना है और फिर देखना है कि आपको जो है कौन सा आपको इसमें एरर देगा, कौन से स्टेटमेंट में एरर आएगा। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट एक मेरे पास TUP एक ट्यूपल गिवन है, ठीक है, उसमें 20 30 40 50 80 79 ये एलिमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 मेरे पास क्या है, प्रिंट TUP, सिंपल मैं टपल को प्रिंट करा रही हूँ, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसमें मेरे पास कहीं पर कोई भी एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास TUP 3 + 50, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 2 3 4 एंड देन 5, थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 50, तो TUP 3 आपको क्या दे देगा 50 + 50 कर रहे हो तो आपको ये 100 प्रिंट करके दे देगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसमें मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट है बेटा मैक्स TUP, तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80, इसको प्रिंट कर देगा, ये भी मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट 4 जो आपकी एरर जनरेट करेगा, बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं TUP 4 = 80, दैट मीन्स टपल में आपका जो 4th इंडेक्स पर वैल्यू है उसको हम 80 असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो हमारा टपल है वो किस टाइप की डेटा टाइप है, इम्यूटेबल टाइप की, तो इम्यूटेबल है तो दैट मीन्स हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपका जो ये वाली स्टेटमेंट है TUP 4 = 80, ये आपको यहाँ पर क्या करेगा, एरर जनरेट करके देगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा दैट मीन्स ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर विच विल जनरेट एन एरर। राइट, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल, तो अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। चलिए इसको सॉल्व करें। व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स विल बी ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड, देखो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये मुझे एक साथ आउटपुट जनरेट करके दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, फर्जी है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इम्पोर्ट रैंडम, इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा एक रैंडम मॉड्यूल है, मैंने उसको अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास माई नंबर = random.randint 0,3, रेंड इंट फंक्शन क्या काम करेगा, रेंडमली इंटीजर वैल्यूज को जनरेट करेगा और ये मेरा बाउंड्री वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है, तो दैट मीन्स मेरे पास है 0,3, तो जो माई नंबर वेरिएबल है मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 3, राइट। उसके बाद कलर नेम से एक लिस्ट गिवन है, इंडेक्सिंग कर दो 0 1 2 एंड देन 3, फॉर आई इन रेंज 1, माई नंबर। अब देखो मेरे पास माई नंबर की वैल्यूज क्या क्या है 0 1 2 3 है, राइट, और 1 मेरे को क्या गिवन है, स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है, राइट, 1 मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो देखो अगर मैं यहाँ पर माई नंबर की वैल्यू क्या लेती हूँ 0 लेती हूँ, अगर मैं माई नंबर की वैल्यू क्या लूँ यहाँ पर 0, तो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 0 है, तो मेरा लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, माई नंबर की वैल्यू 0 के लिए मेरा लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास क्या कहता है, अगर मैं माई नंबर की वैल्यू क्या ले लूँ 1, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 1, अगर मेरी स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू सेम होना तो भी मेरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो आई की वैल्यू 1 माई नंबर की वैल्यू 1 के लिए भी मेरा लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे पास जब माई नंबर की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट अब होगा, राइट। सो यहाँ पर हमने माई नंबर की वैल्यू क्या ले ली 2,
तो दैट मीन्स आई की वैल्यू सिर्फ 1 के लिए एक ही बार ये लूप चलेगा, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है ना। तो जब माई नंबर की वैल्यू 2 है तो लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, कलर आई की वैल्यू तब सिर्फ क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, वाइट। तो या तो मेरा आंसर क्या आ जाए, वाइट, और एंड किससे कर रही हूँ, स्टार से, ये एज इट इज ये प्रिंट हो जाए, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि जब मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी, 2 के लिए तो हमने सॉल्व कर दिया था। तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। किस किस के लिए, आई की वैल्यू 1 के लिए और आई की वैल्यू 2 के लिए। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, कलर 1। तो दैट मीन्स वाइट स्टार। इसको आप सारा कैपिटल में लिखना, राइट। और जब आई की वैल्यू 2 होगी इसी में, तो फिर मेरे पास सेकेंड इंडेक्स पर है ब्लैक, तो मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, वाइट स्टार ब्लैक स्टार। तो अब मेरे पास जो करेक्ट आंसर मैं ऑप्शन में देखूंगी दैट इज या तो सिर्फ वाइट स्टार लिखा हो या वाइट स्टार ब्लैक स्टार लिखा हो, राइट। अब देखिए जरा क्या है इसका आंसर, रेड तो नहीं प्रिंट हो रहा है। हाँ, ये मेरे पास ऑप्शन में आया ना, वाइट स्टार ब्लैक स्टार, दिस वन जब आई की वैल्यू 9 नंबर की वैल्यू 3 होगी, राइट। यहाँ पर i इक्वल्स टू 3 नहीं है, माई नंबर इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो आई का लूप 2 बार चलेगा। ये वाइट स्टार ऐसे भी नहीं प्रिंट होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, वाइट स्टार एंड देन ब्लैक स्टार, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, द मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर। देखो मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ डैश। तो ये आपका किसकी तरह काम करता है, मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह, मॉड्यूलेटर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 मुझे कहते हैं कंसीडर द कोड गिवन बिलो। ये आपको एक कोड गिवन है, इसमें आपको बी सिंपल एक 100 वेरिएबल गिवन है, और ये आपका किस टाइप का वेरिएबल है बच्चों, आउटसाइड द फंक्शन है, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होंगे दोज विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, जो आप लोगों के फंक्शन के अंदर डिफाइन है। और ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन आउटसाइड द फंक्शन। अब टेस्ट फंक्शन के बाहर डिफाइन है ये b इक्वल्स टू 100, सो दैट मीन्स दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद मैंने क्या किया, टेस्ट नेम से एक फंक्शन डिफाइन किया और एक सिंपल उसमें एक आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर आपको मिसिंग स्टेटमेंट बतानी है, b इक्वल्स टू बी प्लस ए मैं कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ a और b की वैल्यू को, और टेस्ट फंक्शन जब मैं कॉल कर रही हूँ तो 10 वैल्यू पास कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ b की वैल्यू। एक बार क्वेश्चन पूरा देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर मिसिंग स्टेटमेंट इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 110। कि मैं क्या चाहती हूँ कि आउटपुट जो है यहाँ पर मेरे पास 110 प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट लिखूँ, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर मैं कोई ऑप्शंस देखूं तो मुझे ग्लोबल कीवर्ड का यूज होता दिख रहा है। अब देखो ग्लोबल a इक्वल्स टू 100 लिखा हुआ है, या फिर ग्लोबल भी इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर a की बात करूं, a तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है नहीं, तो मैं वो चीज़ नहीं लिख सकती, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्लोबल b, तो अब देखो मेरे पास क्या आंसर, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल b। जैसे ही मैंने मेरे पास वेरिएबल है ना b, वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे ही मैंने वहाँ पर लिखा ना ये ग्लोबल कीवर्ड, तो दैट मीन्स कि जो मेरा ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको अब मैं अपने फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकती हूँ। मीन्स अब जो भी मेरा फंक्शन इस b वाले वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस करेगा, वो आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। क्या बोला मैंने कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल b लिख रही हूँ, तो मेरा ये जो फंक्शन है टेस्ट फंक्शन, ये इस b वेरिएबल में जो भी चेंजेस करेगा वो मेरे आउटसाइड द फंक्शन चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बेटा, 100। b इक्वल्स टू बी प्लस ए, देखो मैंने यहाँ से टेस्ट फंक्शन कॉल किया, वैल्यू क्या पास करी 10, तो यहाँ पे a में मेरे पास क्या आ गया 10। b प्लस ए, b की वैल्यू मेरे पास है 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। अब किस में आया बच्चा, ये b में। मैंने आपको बताया अब ये फंक्शन b के इसमें चेंज कर देगा। प्रिंट में क्या करा रही हूँ, a कोमा b, a की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है 10, और यहाँ पर 110।
प्रिंट बी, अब आउटसाइड द फंक्शन बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 110। रीजन बीइंग दैट हमारा ये कौन सा है, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। चलिए, सो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ग्लोबल बी, राइट। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एन एक्सेप्शन मे बी रेज्ड इवन इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। मीन्स कि अगर मेरे प्रोग्राम में सिंटेक्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो भी क्या मेरी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज एक्सेप्शंस आर योर रन टाइम एरर्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दैट इज ट्रू, कि अगर मेरा प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो भी मेरी जो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस। मीन्स हमारा जो RDBMS वाला चैप्टर है उसमें मेरे पास कीज का कंसेप्ट है, उसको लेकर के मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से फॉल्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो कैंडिडेट कीज की डेफिनेशन ही क्या है, कैंडिडेट कीज आर दोज कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको कीज के कंसेप्ट में डाउट है विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल आपने देखना, तो आप MySQL की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। बट यहाँ पर भी इस कंटेक्स्ट में हम इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या कहते हैं, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। तो कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द टपल्स इन द रिलेशन, ये तो सबकी रटी रटाई डेफिनेशन है, ये तो ट्रू ही लग रहा है। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज फॉरेन की, ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। ठीक है, बिकॉज कैंडिडेट की जिसको मैं प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं करती वो हमारी कौन सी हो जाती हैं, ऑल्टरनेट की, राइट। तो वो हमारी ऑल्टरनेट की होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सी पार्ट। नेक्स्ट है डी पार्ट में, अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है, कि फॉरेन की जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ से डिराइव होगा, दूसरी टेबल के प्राइमरी की से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास 15th नंबर, fill in the blanks in case of dash switching before a communication starts, a dedicated path is identified between the sender and receiver। तो स्विचिंग टेक्निक की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है, 3 टेक्निक्स हैं। तो जहाँ पर आपका डेडिकेटेड पाथ डिफाइन हो जाता है एंड टू एंड, वो आपकी कौन सी स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग, राइट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, which of the following function changes the position of file pointer and returns it new position। मीन्स आपके फाइल पॉइंटर की लोकेशन को चेंज कर रहा है, कौन सा फंक्शन करता है, सीक फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, सीक फंक्शन। ये हमारा हो गया सर्किट स्विचिंग, ये हो गया सीक फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, ये है आपका असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 हम देखते हैं। असर्शन मुझे क्या कहता है, लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। यहाँ पर जो मेरा असर्शन है ना, ये फॉल्स है, बिकॉज मुझे पता है स्टार्टिंग में ही कि जो लिस्ट और डिक्शनरी है वो मेरे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये तो बहुत इजीली आप लोगों को आंसर मिल गया, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन टी, बिकॉज खैर रीजन तो फिलहाल अभी हमने पढ़ा भी नहीं, पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल, द ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड अ न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द सेम नेम इन मेमोरी। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आप तुम इम्यूटेबल में चेंजेस भी करते हो, अपडेट करते हो, तो ओल्ड वेरिएबल डिस्ट्रॉय होकर के न्यू वेरिएबल मीन्स आ जाता है, बट बाय द सेम नेम इन मेमोरी। मेमोरी की लोकेशन चेंज होती है बट सेम नेम रहता है, राइट। अब आप कहोगे मैम म्यूटेबल में, इम्यूटेबल में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये अपडेट करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये सीधी सी बात है। देखो बेटा, एस में मैंने एक स्ट्रिंग ली, यहाँ पर सपोज ट्रिपल, राइट। स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप है,
ID ऑफ ए चेक करो, सॉरी ID ऑफ S चेक करो। ये मेरे पास ID आ गई। अब मैं S इक्वल्स टू ट्रिपल बी इसमें लिख रही हूँ, राइट, S में ही लिख रही हूँ। अब आप ID ऑफ S चेक करो। ID डिफरेंट है ना, तो दैट मीन्स सेम नेम से तो मेमोरी में आके लोकेशन चेंज है। पर मेरे पास म्यूटेबल की डेफिनेशन क्या है कि मेमोरी में सेम लोकेशन पर चेंज होगा। इसको अगर आपने देखना तो आप लिस्ट का एग्जाम्पल लो। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पर L ऑफ 1 की ID चेक करो कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या एलिमेंट है, 22 है, और उसकी ID क्या है मेरे पास, ये ID है किसकी, L ऑफ 1 की, दैट मीन्स 22 की। अब मैंने क्या करा, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट चेंज कर दिया फर्स्ट इंडेक्स पर 88। अब आप L को प्रिंट कराओ, चेंज हो गया। अब आप जरा ID ऑफ L1 देखो, चेंज है। रीज़न फटाफट से बताओ क्यों, क्योंकि मैंने आपको ID किसकी दिखाई, इंटीजर L1 इंडेक्स की मैं आपको ID चेक करा रही हूँ, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, बीच बीच में ना आपकी स्वाति मैम ये चेक करते रहती हैं कि आप सो तो नहीं गए हो। चलिए अब देखो, हमने यहाँ पर ID किसकी चेक करी, L ऑफ 1। L ऑफ 1 पर मेरे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर भी आपका किस टाइप का होता है, इम्यूटेबल टाइप का। फिर ऐसे अगर मैं L की ID चेक करूँ ना, वो आपको दोनों टाइम सेम मिलेगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने L लिखा, राइट, ID ऑफ L, लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक है, ये ID आ गई। अब मैंने लिस्ट में अपना 1 इंडेक्स पर एलिमेंट को चेंज कर दिया, लिस्ट में चेंज हो गया। अब जरा आप ID ऑफ L देखो, सेम है, डिट्टो सेम है, तो दैट मीन्स आपकी जो लिस्ट है दैट इज योर म्यूटेबल डेटा टाइप। उसमें आप जो भी चेंजेस करोगे वो सेम मेमोरी लोकेशन में, राइट। चलिए, तो सिंपल सा आंसर हो गया मेरे पास यहाँ पर, assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 हमें क्या कहता है, assertion तो मुझे कहता है कि पाइथन जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। भाई पता ही है हमें तो कि हमारी पाइथन की लाइब्रेरी में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ये आपका assertion ट्रू है। और रीज़न क्या कहते हैं, फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन। इस स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि आपका जो फंक्शंस हैं, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है उससे आपका जो कोड है सिंप्लीफाई हो जाता है, प्लस जो आपकी रिपीटेशन है वो भी इसमें नहीं होती। तो आपका जो रीज़न है वो भी ट्रू है। अब बारी आती है क्या ये आपका उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए ना आप ये चेक करा करो, बिकॉज देयरफॉर ऐसे वर्ड लगा करके देखो क्या वो सेंटेंस कंप्लीट बैठ रहा है। मेरे को तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस होता नहीं दिख रहा, बिकॉज पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आप फंक्शन की बात वो कर दे, ठीक है ना, कि कोड को रिपीटिशन करता है सच। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आपको जो रीजन गिवन है वो आपके assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी। नाउ इन सेक्शन बी सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 हमें कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, मीन्स आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, POP3 एंड देन URL। POP3 मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और यहाँ पर आपका जो URL है दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 बेसिकली यहाँ पर ये आपका क्या है उसका वर्जन, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, गिव वन डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। देखो एग्जाम में आपका जब भी डिफरेंस आए ना तो कोशिश करना कि आप उसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो, राइट। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में डिफरेंस लिखना अवॉइड करना, टेबुलर फॉर्म में लिखना। टेबुलर मीन्स यहाँ पर आपने लिखा HTML, यहाँ पर आपने लाइन लगाई और यहाँ पर आप लिख रहे हो XML। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड द फुल फॉर्म ऑफ XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML में हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, मीन्स जिन्होंने आपने HTML पढ़ी होगी तो मुझे पता है कि मेरे पास अगर ये B टैग है तो दैट मीन्स मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर रही हूँ। मेरे पास अगर I टैग है तो मैं अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर रही हूँ। हेड HTML दीज आर ऑल योर इनबिल्ट टैग, प्री डिफाइंड टैग्स। फिर इस XML में मैं अपने टैग्स खुद से क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने नेम का एक टैग क्रिएट करना है, मैंने अपना नेम लिखा, ये टैग क्रिएट हो गया, राइट। HTML आपके केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है,
आप बी को कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, वन एंड द सेम थिंग। वेयरएज एक्सएमएल आपकी जो वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। और इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। वी यूज प्री डिफाइंड टैग्स हो गया। ये आपका जो जनरली मुझे जब भी स्टेटिक वेब पेज डेवलपमेंट करनी होती है, स्टेटिक पेजेस में जो फिक्स रहते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होते, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTML यूज़ करते हैं। ओनली फोकस इज ऑन हाउ द डेटा लुक्स, कि मेरा डेटा किस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट आता है इट यूज फॉर ओनली डिस्प्लेइंग डेटा कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द डेटा। मीन्स मैं अपने डेटा को सबमिट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डिस्प्ले करा रही हूँ कि मेरे को ये चीज़ डिस्प्ले करानी है। और XML की अगर हम बात करें, वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स एंड यूज देम। डायनामिक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, जहाँ पर आपके फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, जो आपके डायनामिक वेबसाइट्स होती है वहाँ पर हम जनरली यूज़ करते हैं। इसमें हम अपना डेटा ट्रांसपोर्ट में स्टोर भी करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करा सकते हैं, और ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, राइट। इसी में आपको नेक्स्ट गिवन आई थिंक और पार्ट में बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिखनी है। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से, मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर अ गिवन ट्रांसमिशन मीडियम, कि आपने एक टाइम पर एक नेटवर्क में कितना डेटा ट्रांसफर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। नेक्स्ट इसी का और का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTPS और HTTP। आई थिंक इसी में डिफरेंस है, या हाउ इज HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS। देखो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर आ जाती है मेरे इसमें, किसमें, एस में। आप लोग जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते हो, एड्रेस बार में HTTPS लिखा होता है, दैट मीन्स वो आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आप वहाँ पर इजीली अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इजीली उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेयर जो आपकी HTTP होती है, वहाँ पर आपकी इतनी सिक्योर ब्राउजिंग नहीं होती। तो डिफरेंस यही मेन डिफरेंस है दोनों में। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज द प्रोटोकॉल दैट यूजेज SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, यहाँ पर हमारी इसमें यूज़ होती है, ठीक है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर टू एनक्रिप्ट द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, कि मुझे इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसफर करना है उसमें वहाँ पर उसको हमने एनक्रिप्ट करके वो ट्रांसमिट करेगा। एनक्रिप्ट मीन्स उसमें चेंजेस करके, कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा करके। और HTTPS हेल्प्स इन सिक्योर ब्राउजिंग, वाइल जो आपका HTTP उसमें आपकी सिक्योर ब्राउजिंग नहीं होती। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 मुझे कहता है द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट्स अ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द रिवर्स नंबर। द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट्स अ नंबर एज आर्ग्यूमेंट, ये एज एन आर्ग्यूमेंट एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, रिटर्न्स द रिवर्स नंबर, ये रिटर्न करा रहा है। Observe the following code carefully and rewrite it after removing all the syntax and logical errors. Underline all the correction made. देखो ये अगेन एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्या है, जो क्वेश्चन होगा ना 2 मार्क्स का है, तो आप मान के चलो इसमें कम से कम 4 एरर्स तो होंगे ही होंगे, हाफ मार्क का एक रहता है। प्लस आप जब इसको अटेम्प्ट करोगे ना, तो इसमें लिखा होता है कि कई लोग तो क्या करते हैं, सिंपल करेक्ट करके लिख देते हो, अंडरलाइन नहीं करते हो। आपको अंडरलाइन भी करना है, करेक्ट करके भी लिखना है। और इस पर आपको मेंशन है सिंटेक्स और लॉजिकल एरर भी हो सकता है, तो लॉजिकल एरर भी आपने चेक करना है। पहले हमारे पास सिर्फ सिंटेक्स एरर लिखा आता था क्वेश्चन में, अब सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DE, एक एरर हो गया। रिवर्स नंबर बाकी करेक्ट है, 0 से साइन करा, इनिशियलाइज करा। फाइल में W क्या आएगा आपका, स्मॉल, नंबर ग्रेटर देन 0, और रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10, मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। डबल इक्वल्स टू की जगह सिंगल इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। और ये हमने प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया। रिटर्न आपका यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट, वाइल के अंदर नहीं लिखेंगे। तो कितने एरर हो गए मेरे पास, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। 4 एरर्स तो हो ही गए। इसके अलावा मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो बताओ। हाँ, डेफ का हमने कर दिया, वाइल का W स्मॉल हो गया, सिंगल इक्वल्स टू आएगा। ये N भी हाईलाइट कर रखा है, देखिए ज़रा, कैपिटल स्मॉल, हाँ ठीक है, बाय मिस्टेक उनसे हो गया होगा, ठीक है ना। चलो, और उसके बाद है रिटर्न रिवर्स नंबर, ये आपका वाइल लूप के बाहर आएगा, बिकॉज मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन 21 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग पार्ट। इससे बच्चों को बहुत डर लगता है, न जाने क्यों, राइट। चलिए, बट आपकी स्वाति मैम में डोंट वरी, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे लिख करके, कंप्लीट इसको हम पाइथन पे एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक स्टेटमेंट आपको बताएंगे, सो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कहता है राइट अ फंक्शन काउंट नाउ, मुझे एक फंक्शन लिखना है,
काउंट नाउ नेम से, और प्लेसेस इन पाइथन दैट टेक्स डिक्शनरी प्लेसेस एज एन आर्ग्यूमेंट। ये प्लेसेस नेम से आपको ना एक डिक्शनरी गिवन है, तो ये हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले ली, राइट। ये मेरे पास एक डिक्शनरी हो गई। उसके बाद मुझे एक ये फंक्शन डिफाइन करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर, ठीक है। चलो, राइट अ फंक्शन काउंट नाउ प्लेसेस इन पाइथन दैट टेक्स द डिक्शनरी प्लेसेस एज एन आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट ले लिया उसने, और एंड डिस्प्ले द नेम्स इन अपर केस ऑफ द प्लेसेस हुज नेम्स आर लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स। मीन्स जिसमें ये 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो नेम्स आपको डिस्प्ले कराने, राइट। और वो नेम्स कैसे डिस्प्ले कराने हैं? अपर केस में। पहले नेम्स डिस्प्ले हो जाए अपर केस में तो हम इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब देखो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, अपना ना डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाएंगे। मुझे एक चीज़ चाहिए, तो मैंने अपना डिक्शनरी जो प्लेसेस है उस पर फॉर लूप लगाया, राइट। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर दूँ, राइट। अब देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, सिंपल क्या करा है, एक डिक्शनरी मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख ली, फंक्शन डिफाइन करना है क्वेश्चन में बताया वो लिख लिया। अब मुझे पता फॉर लूप तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो देखो ये प्लेसेस क्या है, मेरे पास डिक्शनरी है, 1 बाय 1 एलिमेंट ले रही हूँ। तो अगर मैं अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा रही हूँ, तो ये जो आइटरेटर वेरिएबल है आई, इसमें ध्यान से देखना मेरे पास क्या क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ रही हैं, कीज आ रही हैं, राइट। तो अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, प्लेसेस, मीन्स अपनी डिक्शनरी का नेम। अगर आप दोनों लिखना चाहो तो मैं आपको दोनों भी लिख कर दिखा देती हूँ। मेरे पास आई में तो सिंपल क्या है बेटा, डिक्शनरी की कीज, और अगर मैं डिक्शनरी का नेम भी यहाँ पर लिख रही हूँ फिर यहाँ पर आई लिख रही हूँ, तो दैट मीन्स तब मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, जिसका जो ये है ना 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं नेम्स में, तो कंडीशन लगानी है। कंडीशन किस में लगेगी, इफ में लगेगी। इफ ये वैल्यूज, वैल्यूज मेरे पास किस में है, प्लेसेस कोमा आई में। इफ प्लेसेस आई, वैल्यू आ गई। अब मेरे को लेंथ चेक करनी है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, लेंथ फंक्शन ग्रेटर देन 5। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो सिंपल प्रिंट करा कर देखें, किसको प्रिंट कराना है, नेम को। और नेम्स आपके क्या है, एक तरीके से वैल्यूज ही है ना, तो प्लेसेस, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, आई, राइट। चलिए अब इसको जरा एग्जीक्यूट कराओ, देखें ज़रा क्या क्या प्रिंट हो रहा है, लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। जिस भी नेम में 5 से ज़्यादा कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो गए। अब उसने क्वेश्चन में बोला था अपर केस में कराना है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लेसेस आई मेरे पास लंदन पेरिस स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना, और स्ट्रिंग में तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सा फंक्शन है, अपर फंक्शन लगा दो, बस हो गया अपर केस में, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो इसको हम यहाँ से देखिए, ये आंसर आ गया, राइट। इसमें देखें क्या कर रखा है, हाँ प्लेसेस डिक्शनरी ली है, हमने भी ली है, और ये हो गया। इसने वैल्यू फंक्शन लगा करके करा, आप कैसे भी कर सकते हो, आपके चॉइस, राइट। दोनों क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इसी क्वेश्चन का और पार्ट, राइट अ फंक्शन लेंथ वर्ड्स नेम से आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, और उसमें मेरे पास स्ट्रिंग एक आर्ग्यूमेंट पास करो, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ ट्यूपल। एक ट्यूपल वो रिटर्न कर रहा है इस बार मेरा फंक्शन, इसमें नहीं था ना कि कहीं कुछ रिटर्न कर रहा है, हाँ नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिटर्न्स अ ट्यूपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड। तो जब भी आपको स्ट्रिंग गिवन हो और आपका काम वर्ड से रिलेटेड हो, सिंपल सा मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ये कैपिटल में लिखा हुआ ना, तो हम कैपिटल में ही एक वेरिएबल लेंगे, और इसको हम यहाँ पर कमेंट कर दिया जाए, दीज आर माई मल्टी लाइन कमेंट, राइट। चलिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई, कम लेट अस हैव सम फन, ठीक है। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, आपको ही पता सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, बट मैंने क्या किया यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं w नेम से, और मैंने क्या किया यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट प्रिंट फंक्शन लगा दिया, और मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ w। ये ध्यान से देखना ये क्या काम कर रहा है,
अब आपकी जो स्ट्रिंग थी ना उसको इसने क्या करा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस मुझे एक एक वर्ड भी दे दिया। ये वर्ड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, हर एक वर्ड की लेंथ को एक टपल में डाल, ये काम करना है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको, मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्या लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट अ फंक्शन लेंथ वर्ड्स नेम से फंक्शन बनाना है और स्ट्रिंग में उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया फंक्शन, ये लेंथ वर्ड नेम से स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट। स्ट्रिंग मुझे गिवन है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, सपोज मैंने वर्ड्स नेम से एक वेरिएबल लिया और उसके बाद मैंने अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। देन वर्ड्स को प्रिंट कराओगे, वही लिस्ट प्रिंट होनी है आपकी। अब मैंने क्या किया, फॉर आई इन वर्ड्स, अपना इस वर्ड्स वाला जो मेरे पास लिस्ट आई थी ना उस पर मैंने फॉर लूप लगा दिया। अब मेरे को एक एक वर्ड मिल जाएगा। एक बार मैं इसको प्रिंट करा देती, सॉरी प्रिंट तो करा ही रहे, फंक्शन कॉल करा देती, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, वर्ड्स में तो आपकी कंप्लीट लिस्ट थी, अब मेरे पास एक एक वर्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसमें मुझे लिखा है रिटर्न्स अ ट्यूपल, दैट मीन्स मैं यहाँ पर पहले एक एम्प्टी ट्यूपल ले लूँ, ट्यूपल बोल दो, टपल बोल दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी ट्यूपल ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक एक वर्ड किस में आ रहा है, आई में आ रहा है। कि आई आपका किस टाइप का है, मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ गया, ये आपका पाइथन आई, ठीक है। तो मेरे पास आई में क्या आ रहा है, पहले कम किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लेंथ काउंट करनी है ना और ट्यूपल में ऐड करनी है साथ साथ। तो ट्यूपल में मैं देखो अपेंड फंक्शन तो लगा नहीं सकती, इम्यूटेबल है, बट मैं ट्यूपल को कंकैटिनेट कर सकती हूँ, हमारा प्लस ऑपरेटर, दो ट्यूपल्स तो कंबाइन कर सकती हूँ ना, तभी ट्यूपल में एलिमेंट ऐड होंगे, ऐसे नहीं होंगे, राइट। तो एक तो मैंने एम्प्टी ट्यूपल लिया, प्लस करके मैंने लिखा लेंथ ऑफ आई, और इसको एक काम करूँगी हम, पहले ना लेंथ एक वेरिएबल लिया मैंने, उसमें मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करा दी, किसकी, आई, राइट। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, t इक्वल्स टू टी प्लस, ये जो मेरे पास लेंथ वेरिएबल है सिंगल एलिमेंट है ना, इसमें मैं कोमा लगा दूँ, ट्यूपल बन जाएगा। ये ट्यूपल में सिंगल एलिमेंट ऐसे ही देते हैं ना। अब ज़रा इसको एक बार हम हैंड रन करके देखें, ड्राई रन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या देखो यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, राइट। ट्यूपल मैंने एक एम्प्टी ट्यूपल ले लिया, वर्ड्स जब आप लोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा और ये वर्ड से आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप लोगों का स्पेसेस से स्प्लिट करता है, कोई और कैरेक्टर से स्प्लिट करना उससे भी हो जाएगा। और आई इन वर्ड्स, तो आई में मेरे पास पहले क्या आया, यहाँ पर कम, क्या आ गया, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आई, तो एल शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं लेंथ, ठीक है, एल लेंथ ऑफ आई 1 2 3 4, कितना आ गया मेरे पास 4। अब टी इक्वल्स टू एम्प्टी ट्यूपल है प्लस लेंथ 4 था ना, राइट। अब ट्यूपल में मेरे पास कितना आ गया 4, इसको मैंने यहाँ पर देखो क्या बना दिया है, टपल, ब्रैकेट लगा के मैंने इसको टपल बना दिया, ठीक है। और ये सिंगल एलिमेंट है तो क्या लगा दिया, कोमा। अब मेरे पास ट्यूपल में क्या आ गया 4 और कोमा। नेक्स्ट टाइम आई में मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट। और उसके बाद मेरे पास लेंथ में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी इक्वल्स टू टी प्लस, अब टी में मेरे पास क्या है 4 कोमा और प्लस लेंथ कोमा, लेंथ में मेरे पास क्या है 3, इसको भी मैंने ट्यूपल लिया, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, दो ट्यूपल से इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से आपकी हर एक एलिमेंट्स के लिए करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्यूपल, राइट। और हर एक वर्ड की मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। बट अभी क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि मेरा जो फंक्शन है ना वो ट्यूपल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, रिटर्न टी, राइट। अब देखो ये मेरे पास फंक्शन है लेंथ फर्स्ट, ठीक है, मैंने फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अब बेटा अगर मैं आपको पिज़्ज़ा दूं या केक दूं, कुछ भी रिटर्न दूं, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए, चाहे वो आपका हाथ ही क्यों ना, कहोगे मैम हम क्यों कोई यूटेंसिल बर्तन ले अपना केक या पिज़्ज़ा पकड़ने के लिए, ठीक है, मतलब हाथ में तो पकड़ोगे ना, ठीक है। अब कोई शार्प माइंड बच्चे हम हाथ में क्यों पकड़े, हम तो सीधा मुँह खोल देंगे, डाल दो, या कहीं भी स्टोर करा रहे हो, मुंह में, हाथ में, कहीं ना कहीं तो करा रहे हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो मेरे को फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ना, उसको मैं स्टोर कराऊँ, राइट। तो
यहाँ पर कोई भी एक मैंने वेरिएबल लिया, लेट सपोज t1। ये t1 किस लिए लिया, मेरा जो फंक्शन है ना ट्यूपल सब कुछ स्टोर करा दिया, ये वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे रहे हैं। ये रिटर्न का फंडा हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट अ फंक्शन दिस टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ ट्यूपल। तो दैट मीन्स ये मुझे एक ट्यूपल रिटर्न करके दे, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है वैसे 432443। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट कर दें और इसको यहाँ पर प्रिंट और करा दो। राइट, तो यहाँ पर आंसर आ गया 432443। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। देखो एग्जाम में अगर आता है तो आपको सिर्फ फंक्शन पार्ट बोला लिखने को, तो आप सिर्फ अगर इतना भी लिखोगे मीन्स आप प्रिंट यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ और वाले पार्ट की प्रिंट नहीं भी कराओगे तो भी वो चलेगा। राइट, इन्होंने क्या करा, लेंथ पर लिया, स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट लिया, एम्प्टी ट्यूपल लिया, स्प्लिट कर दिया, सेम वैसे ही करा है ना, या राइट। चलिए, और एनी अदर करेक्ट लॉजिक में भी मार्क, जो अगर आप किसी और मेथड से करो आपको लग रहा हो करेक्ट है तो आप लिख सकते, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी आपको एक कोड गिवन है और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट फाइंड आउट, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा हम इसका साइज, अब ध्यान से देखना। देखो जब भी मेरे पास ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर एस मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग क्या है, LOST लॉस्ट। इसकी मैंने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3। फिर मुझे एक लिस्ट गिवन है, ये इंडेक्सिंग हम वहीं पर कर देते हैं जहाँ क्वेश्चन में लिखा हो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हो गया 0 1 2 3, इसकी इंडेक्सिंग भी हमने कर दी 0 1 2 3। उसके बाद क्या, मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस की वैल्यू, ये लॉस्ट है ना, इसकी लेंथ में आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने, 3 नहीं है इसकी लेंथ, टोटल कैरेक्टर्स काउंट करो 4। तो आई इन रेंज 4 है तो आई की वैल्यू 0 1 2 3, 4 बार लूप चलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 0। इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, 0 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो जब आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डी एल डॉट पोप इक्वल्स टू एस आई। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ इट इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एल डॉट पॉप, एल मेरे पास क्या है, लिस्ट है, पॉप फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो मेरी जो लिस्ट है उसका लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 4। तो एल डॉट पॉप में मेरे पास क्या आ गया 4। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, डी एल डॉट पॉप 4 उसने रिटर्न करके दे दिया इक्वल्स टू एस ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 पर मेरे पास क्या है, कैपिटल एल। तो अब देखो मेरे पास एक तरीके से ये क्या स्टेटमेंट बन करके आ गई है, D4 इक्वल्स टू एल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा कि 4 मीन्स ये हमारी जो डिक्शनरी है डी, अब इसमें 4 की या तो होगी या तो नहीं होगी, है तो उसकी वैल्यू चेंज कर दो, नहीं है तो मीन्स है तो वैल्यू चेंज कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। अब यहाँ पर मुझे डी एक एम्प्टी डिक्शनरी गिवन है तो मैं यहाँ पर डी एक लिख देती हूँ, 4 मेरे पास की है और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, एल, राइट। ये सारा हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो हटा दो। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1, राइट। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो इस पर एग्जीक्यूट होगा। टी है एल डॉट पॉप, देखो एल मेरा लिस्ट है, म्यूटेबल है तो 4 तो रिमूव हो चुका है, अब लास्ट एलिमेंट क्या है 33। तो दैट मीन्स 33 इक्वल्स टू आई प्लस 3, आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, 1 प्लस 3 4। तो 33 ही नहीं है तो ऐड कर दो और वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4, राइट। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2, 2 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन 2। हटा दें आपको कंफ्यूजन ना हो, चलिए। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, 2 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, ये दोनों डिलीट हो चुकी हैं।
एल डॉट पॉप, अब क्या रिमूव होगा 21, सो डी 21 इक्वल्स टू एस ऑफ आई, आई की वैल्यू मेरे पास अब क्या है 2, तो एस ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है एस, तो यहाँ पर 2 की नहीं है ना मेरे पास, तो यहाँ पर आपकी की ऐड हो जाएगी, सॉरी डी ऑफ, सॉरी 21 है 2 नहीं है, ठीक है 21, और वैल्यू क्या है मेरे पास, लास्ट में आई की वैल्यू आपके पास क्या है 3 मॉडुलस 2 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे पास क्या रिमूव होगा 10, तो 10 और आई प्लस 3, आई की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 6, राइट, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10 और कॉलन करके 6, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर ये मेरी डिक्शनरी आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर के कोमा वी इन डी डॉट आइटम्स, आइटम्स फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो डिक्शनरी है ना इसका ये एक एक की वैल्यू पेयर मुझे ट्यूपल के फॉर्म में दे देगा। तो दैट मीन्स अगर मैं डी डॉट आइटम्स की बात करूँ तो 4 कोमा एल 33 कोमा 4 ये ऐसे करके दे देगा, एल आपका स्ट्रिंग, ठीक है। इस पर मैं फोर लूप लगा रही हूँ के कोमा वी, तो दैट मीन्स के में 4 है और वी में एल है, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ स्टार से, तो दैट मीन्स अगर आप देखो 4 स्टार एल 33 स्टार 4 21 स्टार एस और 10 स्टार 6, राइट। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं इसको हम, 4 स्टार एल 33 स्टार 4 21 स्टार एस एंड 10 स्टार 6, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि हमें अपना आउटपुट किस तरीके से फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। So question number 23 है, write a Python statement for each of the following task using built-in functions only. Means आप लोगों को built-in function का use करके कुछ statements लिखनी है। कौन सी है? First one is to insert an element 200 at third position in the list L1. That means suppose मेरे पास कोई एक list है L1, उसमें suppose कुछ elements हैं, राइट, और थर्ड पोजीशन पर करना है, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन ये होगी, और थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास इंडेक्स कौन सा होगा 0 1 2, तो दैट मीन्स मुझे सेकेंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है 200, राइट। और इसमें जो लिस्ट है उसका नेम क्या है मेरे पास L1। सो यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट का नेम लिखेंगे, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन L1 डॉट इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन में मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मुझे कहता है कि मुझे कौन से इंडेक्स पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, और वहीं जो मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो मुझे कहता है कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, राइट, इंडेक्स एंड देन एलिमेंट। सो मुझे सेकंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है 200। नाउ नेक्स्ट इज टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप पीरियड और नॉट। मीन्स मुझे चेक करना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है मैसेज वो फुल स्टॉप से एंड हो रही है या नहीं हो रही, और किसके थ्रू करना है, बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू। मीन्स मैं वो -1 इंडेक्सिंग वो सब नहीं कर सकती हूँ, एंड्स विद फंक्शन यूज करना है। सो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्ट्रिंग, मैसेज डॉट एंड्स विद फंक्शन लगाओगे और चेक करोगे कि वो डॉट से एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। एंड्स विद फंक्शन आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, अगर वो डॉट से एंड हो रहा है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, राइट। फटाफट से एक बार हम इसको प्रैक्टिकली कर लें सो दैट आप लोगों के माइंड में कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रह जाए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, राइट। अब मैंने क्या किया, एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, कौन से इंडेक्स पर, थर्ड पोजीशन बोला है क्वेश्चन में, तो थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास कौन सा इंडेक्स होगा, सेकंड इंडेक्स, कोमा कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना आप वो लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिस्ट का नेम L1 है तो आप वही लिखोगे, यहाँ पर मैंने ऐसे L ले लिया एज एन एग्जाम्पल। अब इंसर्ट हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पर, ठीक है, थर्ड पोजीशन कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो गया मेरे पास 200, राइट। अब वहीं मेरे पास सेकंड जो इसका पार्ट है, मैसेज नेम से स्ट्रिंग गिवन है, लेट सपोज मैंने लिखा स्वाति और ये डॉट, राइट। अब मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग आपकी डॉट से एंड हो रही है या नहीं हो रही,
तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, एंड्स विथ फंक्शन। और यहाँ पर आपको चेक करना है किससे एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। डॉट से एंड हो रहा है, ट्रू। अगर नहीं एंड हो रहा होगा तो ये मुझे क्या दे देगा, फॉल्स। क्लियर। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट। इसी का और पार्ट है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। अ लिस्ट नेम स्टूडेंट एज। अब स्टूडेंट एज नेम से आई एम हैविंग वन लिस्ट स्टोर्स द एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी एज को वो स्टोर कर रहा है। राइट द पाइथन कमांड टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल and using built-in function to display the most common age value from the given list। अब देखो उसने ना तो मुझे मॉड्यूल बताया ना फंक्शन बताया, मुझे सिर्फ इतना बताया कि जो सबसे कॉमन एज वैल्यू मेरे क्लास में होगी वो मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल प्लस कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज करोगे। सो यहाँ पर जो सबसे कॉमन वैल्यू मुझे दे देगा, आई थिंक मेरे पास एक मोड फंक्शन है, मीन मीडियन मोड, राइट। और कौन सा मॉड्यूल है उसके लिए, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर अगर हम आ जाए, स्टूडेंट एज नेम से लिस्ट गिवन है। सो यहाँ पर हमने स्टूडेंट एज नेम से एक लिस्ट ले ली, 12 13 12 12 12 13 12। ये सपोज मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट है जिसमें मेरी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी की एज स्टोर है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इंपोर्ट कराया अपना स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन है मेरे पास, मोड फंक्शन, स्टेटिस्टिक्स डॉट मोड। और ब्रैकेट में आप लोग लिख दोगे जो आपके लिस्ट का नेम है, दैट इज स्टूडेंट एज, राइट। अब मैंने एंटर प्रेस किया, कौन सी मोस्ट कॉमन वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 12, राइट। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बच्चे, मेरे पास ना एक लिस्ट है एल, कैपिटल एल है आई थिंक, जो भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिक्लेयर किया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ अपना स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल लगा करके और अपनी लिस्ट का नेम डालती हूँ अब एल, राइट, जिसमें मेरे पास सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, तो मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी आ जाएगी, जो मेरे पास सबसे पहली वैल्यू होगी, राइट। और वहीं अगर मेरे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास है 11 22 33 11 22 और 55। अब देखो 11 भी मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है और 22 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो अब जब मैं यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स डॉट मॉड लगाऊंगी तो फर्स्ट अकरेंस जो रिपीट हो रही है, दैट मीन्स 11 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 22 भी, और 11 और 22 में पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 11। तो ये मुझे आंसर क्या देगा बेटा, 11, राइट। चलिए इसी के साथ आपके काफी सारे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के कंसेप्ट क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 हमें कहता है, मिस शालिनी हैज जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय कंटेनिंग कॉलम्स, कौन कौन से एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है। टेबल का एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है, 3 कॉलम्स है उसमें। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल शी रियलाइज कि उसने प्राइमरी की लगाना वो भूल गई है हमारी शालिनी मैडम, ठीक है। फॉरगॉटन टू ऐड अ प्राइमरी की कॉलम, उसने प्राइमरी की कॉलम नहीं ऐड किया है। तो अब ऑब्वियसली आप हमारे पाइथन एक्सपर्ट है, तो हमें अपनी शालिनी की हेल्प करनी है। एसक्यूएल कमांड लिखना है टू ऐड अ प्राइमरी की कॉलम ईएमपी आईडी ऑफ इंटीजर टाइप टू द टेबल एम्प्लॉय। अब देखो ईएमपी आईडी उसने कॉलम इंसर्ट ही नहीं किया कि मैं ऑल्टर मींस, हाँ मुझे क्या करना है, सिर्फ प्राइमरी की नहीं अप्लाई करनी किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पर, मुझे साथ में कॉलम भी क्रिएट करना है, राइट। और उसके बाद देयर आफ्टर राइट द कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए मेरे पास जो सिंटेक्स रहेगा, दैट इज टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है ना, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, टेबल नेम सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉय ऐड, जिस कॉलम को ऐड करना है उसकी डेटा टाइप लिखोगे और प्राइमरी की ऐड करोगे, क्लियर। इससे क्या होगा, मेरे पास वो कॉलम ऐड हो जाएगा, उसकी डेटा टाइप आ गई, प्लस मैंने बता दिया है प्राइमरी की है। इसी के साथ मुझे क्या करना है, इसमें रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। अब देखो जब मैं ऑल्टर टेबल से ऑल्टर कमांड से ईएमपी आईडी कॉलम इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास टेबल में तो पहले ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना।
मेरे पास टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ई नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो जब मैं अपना ईएमपी आईडी ऐड करूंगी तो मेरा वो एंड में ऐड होएगा ना, ठीक है। तो अब जब मुझे ये वैल्यूज ऐड करनी है तो आप क्या लगाओगे, इंसर्ट कमांड। अब इंसर्ट कमांड लगाकर डायरेक्ट मत लिख देना इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 999 श्वेता प्रोडक्शन 26,900, ठीक है। आप क्या करोगे, as the primary key is added as the last field, the command for inserting data will be पहले नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एंड में आपका क्या आएगा, ईएमपी आईडी। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर कॉलम नेम्स लिख दोगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग क्या लिख दोगे, वैल्यूज लिख दोगे जो आप लोगों को इंसर्ट करनी है। नाउ इसी क्वेश्चन का और पार्ट है, जैक इज वर्किंग इन अ डेटाबेस नेम्ड स्पोर्ट। ये स्पोर्ट क्या है, आपका डेटाबेस का नेम है। इन विच ही हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्पोर्ट्स, नेम से टेबल है, कंटेनिंग कॉलम्स कौन कौन से मेरे पास, स्पोर्ट आईडी, स्पोर्ट नेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड देन कैटेगरी। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल ही रियलाइज कि जो आपका एट्रीब्यूट कैटेगरी है हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल एंड अ न्यू एट्रीब्यूट टाइप स्पोर्ट ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसको ऐड करना है। एक कॉलम डिलीट करना है, एक कॉलम मुझे क्या करना है, ऐड ऑन करना है। और साथ में उसने ये भी बताया कि जब मैं कॉलम ऐड करूंगी ना टाइप स्पोर्ट नेम का, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी कंस्ट्रेंट हो जाएगी, नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्राइमरी की में भी आपकी वैल्यूज ब्लैंक नहीं हो सकती, बट वहां पर आपकी रिपीट भी नहीं हो सकती। यहाँ पर रिपीटेशन का मुझे कंडीशन में कोई भी चीज मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर हम कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, नॉट नल, और हेल्प जैक विद राइट द कमांड्स टू कंप्लीट बोथ द टास्क। सो यहाँ पर आपको पहले तो मुझे एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, तभी वो एड ऑन होगा। डिलीट करने के लिए मेरे पास सिंटेक्स क्या रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम मेरे पास क्या है, स्पोर्ट्स, ड्रॉप कॉलम का नेम। सी यहाँ पर जो कॉलम वर्ड है ना वो ऑप्शनल है, बोथ आर करेक्ट, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम दैट इज कैटेगरी। अब मुझे कौन सा कॉलम एड ऑन करना है, टाइप स्पोर्ट नेम से, उसके लिए मेरे पास क्या सिंटेक्स रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्पोर्ट्स, एड, अगेन वो कॉलम वर्ड ऑप्शनल है, कॉलम का नेम लिखोगे टाइप स्पोर्ट, डेटा टाइप लिखोगे स्ट्रिंग गिवन है, और साथ में मैंने क्या लगा दिया, नॉट नल। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप मेरे पास यहाँ पर कैर और वैरकर ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, साइज मेंशन नहीं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, ये वाला भी प्लस इस टाइप का भी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो सबसे पहले फंक्शन क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसका ड्राई रन करेंगे, राइट। एक एक स्टेटमेंट, एक एक स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो दिल थाम करके बिल्कुल बैठ जाना अच्छे से, और बिल्कुल फोकस कंसंट्रेशन सिर्फ आपका स्क्रीन पर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड है, फंक्शन डिफाइन किया, चेंजर फंक्शन का नेम है, दो आर्ग्यूमेंट्स मुझे गिवन है p एंड q, दिस q इक्वल्स टू 10 इज माय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब मैं चेंजर फंक्शन को कॉल करूंगी तो मैं दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं। अगर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं तो वो दोनों वैल्यूज, फर्स्ट वाली वैल्यू p में आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू q में आ जाएगी। वेरस अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूं तो वो वैल्यू p में आएगी और q मेरा क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। इसको आपने डिवाइड करना है, मॉड्यूलस करना है, p की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास a इक्वल्स टू 200 एंड b इक्वल्स टू 20, ये दो वैल्यूज गिवन है, और ये दोनों आपके कौन से वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर डिफाइन है, तो दैट मीन्स दीज आर योर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू चेंजर a कोमा b, मतलब मैं यहाँ से चेंजर फंक्शन को कॉल करूंगी, a और b की वैल्यू पास करूंगी, वो आपकी p और q में आ जाएंगी। जो भी फंक्शन ये p वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ से आकर के किस में आ जाएगी, a में आ जाएगी, और फिर ये a वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा समझ में क्या बोला, दोबारा देखो ध्यान से, थोड़ा सा जो गिच पिच हो गई है इसको क्लीन कर दिया जाए, सो दैट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो चेंजर फंक्शन कॉल करोगे, दो वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे a और b की,
सो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाती है, सेकंड वाली वैल्यू आपके सेकंड आर्ग्यूमेंट में जाती है। सो ए वाली वैल्यू पी में आ जाएगी, बी की वैल्यू क्यू में आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, पी। अब ये रिटर्न करके किसको दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू। सो दैट मीन्स ये जो पी वैल्यू देगा किसकी में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। तो आप ए की वैल्यू 200 ना करके जो चेंज हुई होगी वो लिखेंगे। सिमिलरली चेंजर फंक्शन नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे, अब मैं एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, बी की जो भी वैल्यू होगी वो पास करोगे और वो किस में आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सो बी वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, पी में। सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे तो दैट मीन्स क्यू की डिफॉल्ट वैल्यू लोगे। इसको सॉल्व करोगे, पी की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होकर के अब किसकी वैल्यू बन जाएगी, मेरे पास बी की वैल्यू। सो यहाँ से तब मेरे पास बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसको जरा सॉल्व करें। चलो सॉल्व करते टाइम मैंने यहाँ पर लिख लिया, ए की वैल्यू है मेरे पास 200 और बी की वैल्यू है मेरे पास 20, राइट। यहाँ से मैंने चेंजर फंक्शन कॉल किया, इसको हमने लिखा ए इक्वल्स टू चेंजर ए कोमा बी। ए की वैल्यू मेरे पास है 200, यहाँ हमने 200 लिख लिया और बी की वैल्यू मेरे पास है 20 लिख दिया। अब यहाँ से आपका चेंजर फंक्शन कॉल होगा P कोमा Q। सो दैट मीन्स P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 200 और Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से, सॉरी 20 आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट गिवन है बट सेकेंड आर्ग्यूमेंट की हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो लिखेंगे दैट इज 20। अब है P इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q। P की वैल्यू 200 डिवाइड बाई Q। Q की वैल्यू मेरे पास क्या है 20। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 10.0, राइट। डिवीजन ऑपरेटर है ना, तो डिवीजन ऑपरेटर आपको आंसर किस में देगा, डेसिमल में। तो यहाँ पर क्या आ गया 10.0। नेक्स्ट है मेरे पास Q इक्वल्स टू P मॉड्यूलस Q। P की वैल्यू क्या लोगे 200, नो 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 नो, P की वैल्यू हम लेंगे अपडेटेड दैट इज 10.0। सो यहाँ पर हमने लिख लिया 10.0 मॉड्यूलस Q। Q की वैल्यू मेरे पास है 20। अब देखो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो मुझे क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। और जब भी आप रिमाइंडर में देखना, मॉड्यूलस ऑपरेटर में देखना, जब भी मेरा फर्स्ट ऑपरेंड छोटा होगा ना एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑपरेंड तो आंसर हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड आएगा। सो यहाँ पर मेरे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.0। रिटर्न क्या कर रहा है P की वैल्यू बच्चों 10.0 और ये रिटर्न करके किस में दे देगा, A में। सो A की वैल्यू जो मेरे पास 200 थी वो चेंज होकर के कितनी हो गई मेरे पास 10.0। क्या B की वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई, ठीक है। अब ये प्रिंट फंक्शन है, दैट मीन्स मैं अपना आंसर लिख रही हूँ A कोमा B। A की वैल्यू 10.0, सेपरेटर आर्ग्यूमेंट दिए डॉलर, दैट मीन्स मैं वैल्यूज को किससे सेपरेट कर दूं, डॉलर सिंबल से। और B की वैल्यू नहीं ना चेंज हुई तो दैट मीन्स ये एज इट इज क्या आ जाएगा मेरे पास 20। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। नेक्स्ट है ये B इक्वल्स टू चेंजर। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसको हटा दें। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, B इक्वल्स टू चेंजर फंक्शन कॉल किया और आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रही हूँ B की वैल्यू मेरे पास है 20। A की वैल्यू पास करोगे तो फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स P में आपके पास बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और Q में वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10, डिफॉल्ट वैल्यू लोगे, राइट। P इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q। P की वैल्यू 20 डिवाइड बाई Q, 10 2 ज़ा 20 तो दैट मीन्स ये मेरे पास आ गया 2.0। अब मेरे पास है Q इक्वल्स टू P मॉड्यूलस Q। अब मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि P की वैल्यू कौन सी लेनी है। अब हम P की वैल्यू 20 नहीं लेंगे, अपडेटेड लेंगे, दैट इज 2.0 मॉड्यूलस Q की वैल्यू है मेरे पास 10। अब भी तुम्हें पता है मॉड्यूलस ऑपरेटर है, फर्स्ट वाला ऑपरेंड स्मॉलर है एज कंपेयर टू सेकंड ऑपरेंड, तो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.0। रिटर्न क्या कर रहा है P की वैल्यू 2.0। अब ये रिटर्न होकर के किस में आएगी, B में आएगी, क्योंकि मैंने क्या लिखा था B इक्वल्स टू चेंजर। सो यहाँ पर B की वैल्यू चेंज होकर के क्या हो गई है दिस 2.0, राइट। अब इसको प्रिंट करा दो A और B
सेपरेट किससे करना है, अगेन डॉलर सिंबल से। ए की वैल्यू नहीं चेंज हुई, अब के बाद 10.0, डॉलर बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2.0, एंड आर्ग्यूमेंट है तो वैल्यूज किससे एंड कर दोगे, 3 टाइम्स आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, हैश सिंबल, राइट। अब एक बार आंसर चलिए करते हैं, 10.0 $20, यस 10.0 $20, 10.0 $2.0 एंड देन 3 टाइम्स हैश, राइट। सो यही हमारा था। इसी के साथ आप लोगों का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन सी। सो अब हम आगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन सी। सो अगेन सेक्शन सी में भी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आउटपुट वाले क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बहुत आते हैं। इसमें अगर आप लोगों को डाउट है तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के। सो आप उनको विजिट करके सॉल्व करो तो आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर जरूर होंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में ये आपका 3 मार्क्स का है, राइट। आप अगेन जब भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो, रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम क्या करोगे, इंडेक्सिंग, राइट। सो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट 1 नेम से टेक्स्ट गिवन, स्ट्रिंग गिवन है। सो यहाँ पर हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। चलिए अब उसके बाद है नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है, इंडेक्सिंग मैंने कर ली। अब मेरे को क्या गिवन है, टेक्स्ट 2 नेम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, आई की वैल्यू 0। उसके बाद हमने यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 6। अब लेंथ क्या है, इंडेक्सिंग आपने ऐसा नहीं देखना 5 तक करा तो लेंथ 5 हो जाएगी, नो। इसमें आपने लेंथ देखना है, लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। सो कैरेक्टर्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 0 लेस देन 6, तो कहां तक चलेगा मेरा लूप, 5 तक, ठीक है। बेसिकली हर एक कैरेक्टर को मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स करना। अब यहाँ पर गिवन है टेक्स्ट 1, आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी अगर तो वो 0 to 9 के बीच में है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, ये वाली भी, ठीक है। ए से जेड के बीच में अल्फाबेट है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, मींस पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। सो नाउ वी विल बी हैविंग 2 पॉसिबिलिटीज, या तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी या मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बाकी का सारा स्किप हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक करोगे। अगेन सेकंड कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, आइदर माय कंडीशन विल बी ट्रू और माय कंडीशन विल बी फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, नीचे का स्किप हो जाएगा। अगर फॉल्स है, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, एट द एंड मेरे पास क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। और आई को मैं हर बार क्या कर रही हूँ, इंक्रीमेंट कर रही हूँ। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आई में बेसिकली आपकी जो इंडेक्स की वैल्यूज है ना वही आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, 0, राइट। सबसे पहले मेरे पास आई की वैल्यू है 0, यहाँ पर लेंथ मेरे पास क्या आ चुकी है, 6, ठीक है। चलिए आई की वैल्यू 0, तो टेक्स्ट 1 ऑफ 0, टेक्स्ट 1 में 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, कैपिटल आई। अब कैपिटल आई के 0 to 9 के बीच में, नो, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। ए से जेड की जो रेंज है मेरे पास अल्फाबेट्स की, उसमें मेरे पास कैपिटल आई आ रहा है, सेकंड कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, मैं टेक्स्ट टी को ना, टेक्स्ट 2 को T2 लिख रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट 1 को T1, आप लोग देख लेना, इसको कंप्लीट लिख देना। टेक्स्ट 2 में मेरे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस टेक्स्ट 1 ऑफ आई प्लस 1, ये ब्रैकेट लगा रखी है इन्होंने, टेक्स्ट 1 ऑफ आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1। सो व्हाट डज दिस मीन कि T1 जो आपका टेक्स्ट 1 स्ट्रिंग है उसमें 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, n, तो ये तो मुझे क्या दे देगा, n। और ये मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, 2 स्ट्रिंग को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। T2 में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, फिर n आ गया, कैपिटल N। और देखो एंड में मुझे प्रिंट भी क्या कराना है, टेक्स्ट 2, तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ,
एक मेरे पास क्या आ चुका है, कैपिटल N। नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, अब I की वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी है, 1। सो अब आप इसको सॉल्व करोगे I की वैल्यू 1 के लिए। सो जब I की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, तो मेरे पास कौन सा कैरेक्टर है ट्रेवर्स करने के लिए, N। अब अगेन क्या वो 0 to 9 के बीच में नहीं है, क्या वो A to Z के बीच में, हाँ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 2 में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N, प्लस टेक्स्ट 1 ऑफ I प्लस 1, I की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर D। सो यहाँ पर इन दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर दो। अब यहाँ पर मेरे पास T2 वाली में टेक्स्ट 2 जो स्ट्रिंग है उसमें मेरे पास क्या आ चुका है, ND। N पहले था, D मैंने उसको कंबाइन करके लिख दिया। तो कंप्लीट स्ट्रिंग फिलहाल मेरे पास क्या है, ND। अब नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे, I की वैल्यू इंक्रीमेंट करके अब क्या कर दोगे, 3। सो बेसिकली आप देखो ये मेरे इंडेक्स की ही वैल्यूज चल रही हैं साथ साथ। चलिए अब है I की वैल्यू 3 कहां से हो गई, 2 हो गया है ना। चलिए अब जब I की वैल्यू 2 है तो मैं क्या ट्रेवर्स कर रही हूँ, सेकेंड इंडेक्स पर क्या है, D। अगेन मेरे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लिखोगे टेक्स्ट 2 इक्वल्स टू टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 2 में पिछला मेरे पास क्या था, ND प्लस टेक्स्ट 1 ऑफ I प्लस 1, I की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, थर्ड इंडेक्स पर है मेरे पास डैश। कर दे कंबाइन तो क्या बन गया मेरे पास, एंड D एंड देन डैश, राइट। अब यहां तक मेरा हो गया। अब इसके बाद आप देखो मेरे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 3। थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, डैश सिंबल है। 0 to 9 कंडीशन फॉल्स, A to Z कंडीशन फॉल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कंबाइन कर रही हूँ, एट देन स्टार। सो यहाँ पर आ गया एंड D डैश एंड देन स्टार। उसके बाद देखो जब मेरे पास I की वैल्यू क्या है, 4, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, फोर्थ इंडेक्स पर 2। चलिए अब I की वैल्यू मेरे पास है बच्चों 4। अब ये ध्यान से देखना, I की वैल्यू 4 है तो मेरे पास टेक्स्ट 1 ऑफ I, टेक्स्ट 1 ऑफ I मीन्स I की वैल्यू 4, तो 4 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है यहाँ पर 2। अब जो है 2 0 to 9 की रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखिए घबरा मत जाना, ये क्या इंट str पता नहीं 3 स्टेटमेंट है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊं ये मेरे पास स्ट्रिंग है ना, तो जो मेरे पास 2 आया वो भी किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिखा वेल इक्वल्स टू इंट ऑफ टेक्स्ट 1 ऑफ I, टेक्स्ट 1 ऑफ I की वैल्यू बच्चे 4, तो इंट ऑफ T1 ऑफ 4, दैट मीन्स टेक्स्ट 1 में फोर्थ इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 2। ये 2 मेरे पास किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। इंट फंक्शन उसको क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट मीन्स यहाँ से वेल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 आ गया। वेल प्लस 1, 2 प्लस 1 2 ऑलरेडी है, वेल की वैल्यू प्लस 1 कर दोगे तो दैट मीन्स 3। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 में मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग है, प्लस मैं क्या कर रही हूँ str ऑफ वेल, वेल की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 3। str फंक्शन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, और मैं उसको कंबाइन कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया 3। आपको पता है ये इंट और str क्यों हम लिख रहे हैं बार बार, बिकॉज मैं जब कंबाइन कर रही हूँ ना, 2 स्ट्रिंग को मैं कंबाइन कर सकती हूँ, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर में मैं अपना कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर वेल की वैल्यू इंटीजर है। अगर मैं इंट फंक्शन नहीं लगाती तो ये स्ट्रिंग होता +1, मैं उसमें नहीं कर पाती। सिमिलरली यहाँ पर आपका टेक्स्ट 2 स्ट्रिंग की फॉर्म में, वेल आपका 2 + 1 3 इंटीजर की फॉर्म में था, इसलिए मैंने str फंक्शन लगा करके उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 3। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब I की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है 5। चलिए सो जब मेरे पास I की वैल्यू लास्ट में क्या है 5, 0 to 9 कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू है। इंट ऑफ टेक्स्ट 1 ऑफ I, सो दैट मीन्स इंट ऑफ
टेक्स्ट 1 ऑफ आई की वैल्यू 5, फिफ्थ इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 3, सो ये आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में था। अब इंट फंक्शन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 1, 3 प्लस 1, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट इज 4, दिस इज 4, ठीक है। आप भी कहोगे मैम कैसा 4 बना रहे हो, फिर कह रहे हो कि ये 4 है, ठीक है। टेक्स्ट 2 प्लस str ऑफ वेल, टेक्स्ट 2 में ये स्ट्रिंग है, str मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगी 6, 6 लेस देन 6 ये कंडीशन फॉल्स, व्हाइल लूप बंद, और ये आ जाएगा लूप से बाहर। लूप से बाहर मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ, हमारी जो टेक्स्ट 2 स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू, और वैल्यू मेरे पास क्या आई है nd माइनस स्टार 34, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना इतनी मेहनत करिए और सब किए कराए पर पानी फिर जाए, हैं। चलिए आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, या nd माइनस स्टार 34, ठीक है। हाफ मार्क फॉर ईच करेक्ट कैरेक्टर। अब देखो ये कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इतना लिखते हो हाफ मार्क्स, इतना कंप्लीट लिखते हो 1 मार्क हो गया, हर एक का आपका हाफ हाफ मार्क्स है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द टेबल क्लब गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज दैट फॉलो। क्लब नेम से आपको टेबल गिवन है और आपको एसक्यूएल क्वेरीज का आउटपुट लिखना है। ये आपको टेबल गिवन है और यहाँ पर हम आ गए फर्स्ट क्वेरी पर। फर्स्ट मुझे क्या कहते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब, दैट मीन्स जो आपका क्लब टेबल है उसमें जो स्पोर्ट्स कॉलम है डिस्टिंक्ट एंड देन काउंट। पहले तो डिस्टिंक्ट वैल्यू देख लो। डिस्टिंक्ट मीन्स जो रिपीट हो रही है उसको एक बार कंसीडर करो, और फिर काउंट फंक्शन वो काउंट कर लेगा कितनी आ रही है, ठीक है। एक हो गया चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे, और चेस आपका रिपीट हो रहा है, नहीं लोगे, कराटे रिपीट हो रहा है, क्रिकेट भी रिपीट हो रहा है, सो काउंट कर लो कितनी है 1 2 3 एंड देन 4, सो काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। Count distinct sports and then your answer is 4, right? चलिए now next is इसी का सेकेंड पार्ट है, select C name और sports from club where D of date of application या जो भी डेट होगी less than 2006 430 and C name like %NA। अब देखो क्या क्या डिस्प्ले कराना है मुझे, C name और sports। तो दैट मीन्स एक मुझे ये सी नेम डिस्प्ले कराना है और एक मुझे ये स्पोर्ट्स डिस्प्ले कराना है। एंड कंडीशन है, एंड मीन्स क्या है, दोनों कंडीशंस मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। पहले एक बार ये देखते हैं, सी नेम लाइक %A, दैट मीन्स %A आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो, बट जो मेरा सी नेम है वो किससे एंड हो रहा होगा, NA से। ऐसे मेरे पास कौन कौन से, अमृता नहीं होगा, सिर्फ वो देखो जो NA से एंड हो रहे हैं, मीना NA से एंड हो रहा है, अमीना NA से एंड हो रहा है, बस ये दो ही है मेरे पास जो NA से एंड हो रहे हैं। अब इसमें आप कंडीशन देखो, डेट ऑफ एप्लीकेशन लेस देन 2006 430, जो इससे कम वाली डेट के होंगे, 2004 से कम, ये 3 वाला है ना, 7 तो ग्रेटर हो जाएगा तो हम ये रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे। तो अमीना और स्पोर्ट्स क्या डिस्प्ले कराना है, चेस, अमीना एंड देन क्या आ गया मेरे पास, चेस। नाउ नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का है मेरे पास थर्ड पार्ट, 3 ही पार्ट है इसके आपके MySQL की क्वेरी जो आपको आउटपुट लिखना है। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्या क्या डिस्प्ले कराना है आपने, सेलेक्ट सी नेम एज और पे, ठीक है। क्या क्या डिस्प्ले कराना है अब आपको, सी नेम, ये स्पोर्ट्स नहीं डिस्प्ले कराना, एंड देन एज, और उसके बाद मेरे पास क्या है पे, ये चीजें डिस्प्ले करानी है। एंड देन मुझे क्या करना है, from club where gender equals to male and pay between 1000 and 1200, मीन्स जहां पर जेंडर तो क्या हो, मेल हो, ये नहीं लिखोगे, इसका जेंडर मेल है, ये हो गया मेल, और उसके बाद एक आपका ये हो गया मेल, 3 मेल के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखना, वो रिकॉर्ड लिखोगे जिसकी पे क्या हो 1000 से 1200 के बीच में हो। बिटवीन ऑपरेटर है तो यहाँ पर आपकी बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी, ठीक है। 1000 भी होगा इंक्लूड, 1200 भी इंक्लूड होगा। सो यहाँ पर देखो क्या ये 1000 से 1200 के बीच में नहीं है, ये है, हाँ है, 1000 बोला मैंने इंक्लूड करना है, और ये भी है। तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, अमृत और विराट,
और डिस्प्ले क्या क्या कराना है, सी नेम, एज और पे। सो अमृत 28, 1000, विराट 35 एंड देन 1050। ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका किस पर है, फाइल हैंडलिंग पर। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल alpha.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स व्हिच बिगिन विद द वर्ड यू। मीन्स आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है और alpha.txt में मेरे पास कुछ लाइन्स लिखी हुई है, ठीक है, और आपको सिर्फ वो लाइन से डिस्प्ले करानी है जो किससे स्टार्ट हो रही हो, यू वर्ड से। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें अपनी। इसको हमने यहाँ से नोटपैड ओपन करा, ठीक है। alpha.txt फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने यू एंड मी ऐसे कुछ सैंपल आउटपुट लिख दिया, ठीक है। यू एंड यू, आप भी कहोगे मैम क्या टेक्स्ट लिख रहे हो, मी एंड यू, मी एंड मी, ठीक है। इसको हम उठा करके ना ऐसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए ये मेरे पास एक alpha.txt फाइल, इसको मैं अभी सेव कर रही हूँ, ठीक है। ये आपकी लाइन्स हैं। अब कैसे पता ये लाइन्स है, मैंने एंटर की प्रेस कर रखा है, ठीक है। फुल स्टॉप चाहो तो लगा दो, और कोई बड़ी लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको सिर्फ वो लाइन्स डिस्प्ले करानी है जो आपकी यू से स्टार्ट हो रही हैं। इसको आप लोग सेव कर दोगे, मैंने इसको सेव करा डेस्कटॉप पे ना करके मैं पाइथन वाला जो आपका फोल्डर है ना वहां पर सेव करूंगी। ये है आई थिंक क्लास 12 फाइल हैंडलिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया alpha.txt, राइट। ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब हम यहाँ से अपना पाइथन आइडियली ओपन करेंगे, ठीक है। वो sample.sp.py वाली हमारी फाइल, ठीक है, बट हम उस पर नहीं बनाते, हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं बिकॉज मुझे लोकेशन भी चेंज करनी है, ठीक है। डेफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज काउंट लाइन्स, डन। अब एक फाइल एफ फाइल हैंडल है, कौन सी फाइल ओपन करोगे, alpha.txt, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैम ऐसा नहीं करती कंप्लीट प्रोग्राम लिख दिया फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं वो काम हम नहीं करते, ठीक है। सिंपल alpha.txt फाइल को हमने क्या करा, रीड मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पहले तो मैं देखूं जरा ये फाइल डेटा रीड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर रीड लाइन्स फंक्शन लगा दिया और इस लाइन्स को मैं प्रिंट करा रही हूँ, देखते हैं जरा ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है। फाइल को आप लोग क्या कर दोगे, क्लोज, और यहां से मैं अपना फंक्शन कॉल कर दूंगी, ठीक है ना। राइट, अब मैं इसको वहीं पर सेव कर रही हूँ जहां पर मेरी alpha.txt वाली फाइल सेव है, राइट। और इसका नाम मैंने दे दिया काउंट लाइन्स बिगिन विथ यू। चलिए अब ध्यान से देखो, रीड लाइन्स फंक्शन मैंने लगाया, ये एक लाइन मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मेरे पास ये लिस्ट, ये है मेरे पास फाइल, एक लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट है। रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, एक एक लाइन को रीड करता है। ये बैकस्लैश एंड कौन से वाले आ रहे हैं, जो नेक्स्ट लाइन होगी, मैंने एंटर प्रेस किया था, ठीक है। सो अब आप देखो जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच बिगिन विद द वर्ड यू। देखो जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होना तो दैट मीन्स मुझे स्प्लिट फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अब स्प्लिट फंक्शन मेरा अप्लाई किस पर होता है, स्ट्रिंग पर होता है। लाइन्स आपका किस, लाइन्स की डेटा टाइप क्या है, मेरे पास लिस्ट टाइप का है, लिस्ट वाली ब्रैकेट है ना, तो दैट मीन्स मैं लाइन्स वेरिएबल पर तो अपना फॉर लूप नहीं लगा, स्प्लिट फंक्शन नहीं लगाने वाली, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन किस पर लगता है, आपका स्ट्रिंग पर। अब देखो अगर मैं अपना फॉर लूप लगाऊं यहाँ पर, फोर आई, इस आई की बजाय मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइन, फॉर लाइन इन लाइन्स, और मैं प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पर लाइन वेरिएबल को। समझ में आया मैंने क्या किया। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये यू एंड मी के आगे मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, इसकी डेटा टाइप चेक करो। डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे, टाइप फंक्शन लगा दो,
स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब मेरे पास मैंने बेसिकली किया क्या है, अभी लाइंस में तो सारी की सारी लाइंस आ गई वो लिस्ट के फॉर्म में। अब मैंने उस लिस्ट पर फॉर लूप लगा दिया, तो जब मैं अपने लिस्ट पर फॉर लूप लगा रही हूँ मेरे पास एक एक लाइन रिट्रीव होकर के आ रही है, ठीक है। सो जब एक लाइन रिट्रीव होकर के आई है, किसकी फॉर्म में आई है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आई है। अब मैं उस पर अपना स्प्लिट फंक्शन लगा दूं, बिकॉज सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया वर्ड इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब क्या होगा, स्पेसेस से बाय डिफॉल्ट वो स्प्लिट कर देगा। अब अगर आप इसको प्रिंट कराओगे वर्ड वेरिएबल को, इसको प्रिंट कराओगे वर्ड वेरिएबल को, सो मेरे पास ये देखो एक एक वर्ड प्रिंट हो रहे हैं, वर्ड सेपरेट हो गए ना। अब बस मुझे देखना है जीरो इंडेक्स पर क्या हो, यू। ये वर्ड आपका किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। इफ वर्ड जो लिस्ट आई है जीरो इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, यू। अगर वो यू से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, लाइन प्रिंट करानी है। वो किस वेरिएबल में है, लाइन वेरिएबल में। देखो तुम्हारी मैम ने वेरिएबल नेम्स भी मीनिंगफुल लिए हैं, ठीक है, लाइंस, लाइन, वर्ड, सब। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। अब देखें जरा, बिल्कुल वो लाइंस आ गई है मेरे पास जो आपकी यू से स्टार्ट हो रही है। ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एंड आर्ग्यूमेंट लगा दो। एंड आर्ग्यूमेंट में आप लोग यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दो, राइट। चलिए हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सो इतना आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है, राइट। ये फंक्शन कॉल भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए इन्होंने क्या लॉजिक अप्लाई कर रखा है। हाँ, टेस्ट फंक्शन, फंक्शन का नेम नहीं गिवन ना, तो आपके चॉइस है। चलिए फाइल को ओपन करा रीड मोड में, रीड लाइंस करा, फिर फॉर लूप लगाया, स्प्लिट करा, जीरो इंडेक्स पर चेक करा, ये करा, ये फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास राइट अ फंक्शन वोवल काउंट। अब देखो मुझे फंक्शन का नेम क्या गिवन है, वोवल काउंट इन पाइथन दैट काउंट्स and displays the number of vowels in the text file named poem.txt। तो that means poem.txt फाइल जरा देखिए मेरे पास है या नहीं है। हाँ, सबसे पहले मैं एक बार नोटपैड ओपन करूं। सो यहाँ पर मेरे पास फाइल हैंडलिंग में देखो poem.txt वाली फाइल है, ठीक है। तो इसी से हम काम चला लेते हैं। और मुझे क्या काउंट करने हैं, वॉवल्स। ये आपका क्वेश्चन ये था। ठीक है, हम नेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं, एक न्यू फाइल। हाँ, अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन, वोवल काउंट नेम से जो है ना मुझे फंक्शन डिफाइन करना। अब आपको फंक्शन का नेम भी गिवन है। चलिए डेफ लिखा, वोवल एंड देन काउंट। वोवल काउंट नेम से फंक्शन डिफाइन करोगे। एफ इज योर फाइल हैंडल, फाइल को ओपन करोगे। कौन सी फाइल है, फाइल का नेम गिवन है, दैट इज poem.txt। एंड इन विच मोड यू विल ओपन योर फाइल, रीड मोड में। फाइल में से डेटा को रीड करना है, ठीक है। अब पहले एक बार देखें जरा ये रीड करके मुझे डेटा सही से दे रहा है या नहीं दे रहा। डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देंगे डेटा वेरिएबल को, एंड देन वी विल क्लोज आवर फाइल। फाइल को क्लोज कर दिया और फिर हम यहाँ पर वोवल काउंट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जरा देखते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं काउंट वोवल्स नेम से। चलिए हाँ, देखो डेटा सही से रीड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वोवल्स काउंट करने हैं। काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। काउंट में मैं कर लूंगी, पर पहले मैं सेपरेट कर लूं कि वोवल्स तो आ रहे हैं ना मेरे पास। देखो जब भी एक एक कैरेक्टर बाय क्वेश्चन हो ना, सिंपल रीड फंक्शन लगा के डेटा रीड करोगे। फॉर आई इन डेटा एक एक कैरेक्टर आ रहा है मेरे पास अब, ठीक है। मीन्स कि अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया ना, द वर्ड है तो टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ई आ गया, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर आ रहा है। अब मैं देख रही हूँ इफ आई इन वॉवल्स है यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, कैपिटल स्मॉल दोनों लिख दिए, तो आप उसको क्या करा दो, प्रिंट करा दो।
देखो अगर वॉवल्स प्रिंट हो रहे हैं सही से तो काउंट भी सही से ही करेगा, है ना। हाँ देखो ये सारे जितने मेरे पास वॉवल्स थे ना उसने वो सेपरेट करके प्रिंट कर दिए। अब जब भी मुझे कोई भी चीज काउंट करनी हो, सिंपल सा कोई भी एक वेरिएबल ले लो। लेट सपोज मैंने VC नेम से ले लिया वॉवल्स काउंट इक्वल्स टू 0। जहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है मैंने उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। आउटसाइड द फॉर लूप मैंने उसको प्रिंट करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स। सो यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स और फिर हमने इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया VC वेरिएबल, ठीक है ना। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करें। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स मेरे पास जो poem.txt फाइल है कितने वॉवल्स है 28। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ अपर केस में लिखा या सपोज मैंने सिर्फ लोअर केस में लिखा। तो मेरे पास जो अगर आई में कोई कैपिटल कैरेक्टर भी होगा तो मैं उसको लोअर फंक्शन लगा करके लोअर में कन्वर्ट करके फिर चेक कर रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो, आंसर विल बी सेम, राइट। चलिए इनका लॉजिक देखें। हाँ वोवल काउंट नेम से फंक्शन डिफाइन किया, alpha.txt फाइल नहीं, अब मेरे पास poem.txt फाइल है। क्वेश्चन देखें, हाँ जी, काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द टेक्स्ट फाइल नेम्ड poem.txt। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, poem.txt रीड मोड में फाइल को ओपन करा। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीड फंक्शन से डेटा रीड करोगे, कोई भी एक वेरिएबल लेके इनिशियलाइज 0 से करा, फॉर लूप लगाओगे, वोवल की कंडीशन लगाओगे, इंक्रीमेंट करोगे, उसको प्रिंट कराओगे, फिर फाइल को क्लोज कर दोगे। हमने फाइल क्लोज करी, हाँ करी, ठीक है। चलिए, और एनी अदर करेक्ट लॉजिक में बी मार्क्ड, मीन्स या तो आप ये लिख दो या फिर हमारा ये वाला लॉजिक ये भी करेक्ट है, बोथ विल वर्क, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है मेरे पास, कंसीडर द टेबल पर्सनल गिवन बिलो। ये पर्सनल नेम से आपको टेबल गिवन है और ये कुछ कॉलम्स है मेरे पास, PID, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड देन अलाउंस। बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। SQL क्वेरीज लिखनी है। इंक्रीज द सैलरी बाय 5% ऑफ पर्सनल्स हुज अलाउंसेस नोन। दैट मीन्स इंक्रीज द सैलरी। अब अगर सैलरी इंक्रीज करनी है तो कौन सी कमांड यूज होगी? पहले मोटा मोटा सिर्फ देखो यूज क्या करना है, फिर हम अपना कमांड लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज द सैलरी, दैट मीन्स मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है? अपडेट कमांड, ठीक है। बाय 5% है तो दैट मीन्स 5% आपका हो गया 5/100, तो 0.05 इंक्रीज करना है तो मैं प्लस कर दूंगी, ठीक है। ऑफ पर्सनल्स हुज अलाउंस इज नोन, ये अलाउंस वाला कॉलम है। देखो इज नोन दैट मीन्स जिसका अलाउंस मुझे पता हो। एक नल भी दे रखा है ना, और नल का कंपैरिजन मुझे करना हो तो क्या होता है, अगर नल चेक करना हो इज नल या फिर इज नॉट नल, तो वेयर में कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर अलाउंस इज नॉट नल, ठीक है। अब कंडीशन आप कमांड देखो आप अपनी, अपडेट टेबल नेम इज पर्सनल, सेट सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी इंक्रीज करनी है ना, कितने से इंक्रीज करनी है? 0.5। मैंने आई थिंक गलत लिख दिया, 0.05 है ना, 5% था ना, तो 5% है तो 5/100, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको लिख लेना, वेयर अलाउंस इज नॉट नल। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट, डिस्प्ले द नेम एंड टोटल सैलरी, इसको हटा दो। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, डिस्प्ले द नेम एंड टोटल सैलरी, तो सेलेक्ट नेम कोमा टोटल सैलरी। नेम से मेरे को कॉलम नहीं गिवन, ठीक है। कॉलम कौन से? नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और अलाउंस। सो क्या क्या डिस्प्ले कराना है आप लोगों को? नेम एंड टोटल सैलरी, दैट मीन्स सम ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल पर्सनल्स। द कॉलम हेडिंग टोटल सैलरी शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड, ठीक है। वो एज एक मेरा अलायंस यूज होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। तो सेलेक्ट नेम कोमा सैलरी प्लस अलाउंस, टोटल सैलरी लिखा ना, तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है? सैलरी प्लस अलाउंस करके, एज टोटल सैलरी फ्रॉम टेबल नेम इज पर्सनल।
नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल्स हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000, मींस जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड्स मुझे क्या कराने हैं, डिलीट कराने हैं। सो इसका जो कमांड सिंटेक्स है वो क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, कि जिसकी सैलरी 25,000 से ग्रेटर है वो रिकॉर्ड्स मेरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 को बहुत ध्यान से रीड करेंगे, क्या गिवन है इसमें, अ लिस्ट एंड लिस्ट। देखो फर्स्ट टाइम में हो सकता है क्वेश्चन पढ़कर ना भी समझ में, तो हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना। अ लिस्ट एंड लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड एज लिस्ट एलिमेंट, मीन्स मेरे पास एक एंड लिस्ट नेम से क्या है, एक उसमें लिस्ट के एलिमेंट्स रिकॉर्ड स्टोर है। क्या क्या स्टोर है, सिटी, कंट्री और उसका डिस्टेंस कितना है दिल्ली से, ठीक है। ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टुगेदर, तो एक तरीके से मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, नेस्टेड लिस्ट पर, ठीक है। ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट, मीन्स मेरे पास लाइक ये नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में हो गई, कंप्लीट लिस्ट हो गई, एक रिकॉर्ड हो गया, दैट मीन्स सिटी, कंट्री और उसका डिस्टेंस कितना है दिल्ली से। सेकेंड ग्रुप हो गया, सिटी, कंट्री, डिस्टेंस कितना है दिल्ली से, वो एक लिस्ट में है। इसी तरीके से एक और लिस्ट है, सिटी, कंट्री, उसका डिस्टेंस कितना है दिल्ली से, वो एक और लिस्ट में। तो टुगेदर ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट एक नेस्टेड लिस्ट। Write the following user defined functions in Python to perform the specified operations on the stack named travel. Stack का नेम आपको क्या गिवन है, travel। अब दो फंक्शन आप लोगों को डिफाइन करने हैं, पुश एलिमेंट एंड देन पॉप एलिमेंट। पुश एलिमेंट के ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिस्ट, दैट मीन्स आपको एक आर्ग्यूमेंट वहां पर पास करना है। इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, मीन्स जो आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे एंड लिस्ट, वो आपका नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है। और एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, पुश मुझे क्या करना है अपने स्टैक में, लिस्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स लिस्ट बना करके उसको पुश करना है। कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री, सिटी का नेम और कंट्री, ये दोनों चीजें अपनी डालनी है। इसका इंडेक्स देख लो, 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यूज मुझे पुश करनी है। और कंडीशन क्या है मेरे पास, विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500, कि जो इंडिया में ना हो और डिस्टेंस क्या हो आपका 3500 से कम हो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, और पॉप भी करना है, सिंपल पॉप फंक्शन बनाना है, इट पॉप्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक और डिस्प्ले कराना है। एट द एंड जब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया तो ये डिस्प्ले करा दो, ठीक है, जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पर देखो एनालिस्ट आपको एक नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में दिख रहा है। एक सिटी है मेरे पास न्यूयॉर्क, कंट्री होगी यहाँ पर यूएसए और इसका डिस्टेंस हो गया दिल्ली से इतना किलोमीटर। नेक्स्ट है मेरे पास सिटी, फिर कंट्री एंड देन उसका डिस्टेंस, फिर सिटी, दुबई, यूएई और ये उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम एक बार एनालिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसको पाइथन में ही एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा आपकी मैम नहीं करेंगे कि सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ करके एक्सप्लेन कर दिया, नो। आई नो आपको एग्जाम में पाइथन आइडियली नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, बट अब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी मैम एक्सप्लेन कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ये, चलिए ये 12 क्या है, ऐसे ही एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक, हाँ पेज नंबर, चलो हटा दो। चलो अब यहाँ से देखो मेरे पास एक एनालिस्ट नेम से, ठीक है, गिवन है। क्वेश्चन चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर दें एक बारी फटाफट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अनलिस्ट एनलिस्ट, ये तो पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है यहाँ से चलो कोई बात नहीं, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस हमारे पास सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। चलो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, पुश एलिमेंट, और एनालिस्ट में पास कर रही हूँ। देखो इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये जो एनालिस्ट है आपकी क्या है, ये नेस्टेड लिस्ट है। सो यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन डिफाइन किया पुश एलिमेंट और ये एनालिस्ट को पास कर दिया। एक मेरे पास स्टैक है मेरे पास ट्रेवल नेम से,
तो स्टैक बेसिकली कुछ नहीं, आपकी एक लिस्ट ही है, राइट। चलिए, इसको मैंने आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया बिकॉज मैं पॉप फंक्शन में भी उसको यूज करने वाली हूँ। तो इट टेक्स अ नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट ले लिया एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। क्या पुश करना है मुझे? लिस्ट का ऑब्जेक्ट पुश करना है, कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री, सिटी का नेम और कंट्री, which are not in India and distance is less than 3500. So पहले तो जरा मैं अपना इस for loop लगाऊं अपनी नेस्टेड लिस्ट पर, for I in n list। अब इसको जरा प्रिंट कराओ I को, ये ढंग से प्रिंट भी कर रहा है कुछ या हम ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं ना। पुश अंडरस्कोर एलिमेंट और यहाँ पर हमारे पास हो गया n list, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट, सिटी, कंट्री, डिस्टेंस। चलिए, हाँ, अब देखो वो नेस्टेड लिस्ट थी ना मेरे पास, वो जो एन लिस्ट थी, अब इसने मेरे को एक एक एलिमेंट पिक करके दे दिया। अब देखो न्यूयॉर्क आपका 0 इंडेक्स पर है, यूएसए 1 इंडेक्स पर है और ये डिस्टेंस आपका 2 इंडेक्स पर है। अब मुझे क्या कंडीशन लगानी है? which are not in India and distance is less than 3500, which are not in India, so that means ये first index not equals to India हो, not equals to India, India ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन हमेशा किस में आता है? if में। if I of 1 not equals to India, ये तो हो गई मेरे पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसने बोला विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 एंड डिस्टेंस के लिए मेरे पास इंडेक्स कौन सा है? 2 एंड आई ऑफ 2 इज लेस देन 3500। ये हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो पहले हम जरा देखें, सेमीकोलन क्यों, कॉलन लगाएंगे। इसको हमने प्रिंट करा दिया। अब देखो मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं? ये 3, ठीक है। आंसर देखें जरा इसका एक बारी। हाँ, एन, डी और ये सी, ये 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। स्टैक शुड कंटेन दिस। अब देखो ध्यान से देखना, अभी हमारा आंसर नहीं आया बिकॉज आप देखोगे ना तो यहाँ पर कोमा है, हमारे में कोई कोमा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने तो लिस्ट का एलिमेंट अभी प्रिंट कराया ना। इसको आपने स्टैक में पुश करना है, इसको हटा दो, ठीक है। कंडीशन चेक हो गई हमारी, प्रिंट भी सही हो रहा है। अब आपने क्या करना है? पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या पुश करना है? उसका नेम और सिटी और कंट्री उस स्टैक में पुश करना है। तो स्टैक मेरे पास क्या है? ट्रेवल नेम से, और ऐड करने के लिए मेरे पास एंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रेवल डॉट अपेंड। अब मैं प्रिंट क्या कराऊंगी वहां पर, वो बाद में देखेंगे। आई ऑफ 0, आई ऑफ 1। और देखो उसने आपको बोला इसको लिस्ट बना करके भेजो, तो हमने यहाँ पर ये लिस्ट की ब्रैकेट लगा ली, राइट। अब अगर आपको प्रिंट करा करके देखना हो तो आप इसको प्रिंट करा दो अपने इस ट्रेवल वाली लिस्ट को, स्टैक को, राइट, डन। चलिए, अभी आपका पुश एलिमेंट फंक्शन बन गया। इसका देखिए इसने कैसे बनाया, ट्रेवल नेम से लिस्ट ले ली, ठीक है, हमने भी लिए, एन लिस्ट क्वेश्चन में गिवन है। पुश एलिमेंट फंक्शन डिफाइन किया, फॉर लूप लगाया, एल ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू इंडिया एंड एल ऑफ 2 लेस देन 3500, और उसके बाद ट्रेवल वाली में अपेंड कर दिया 0 और 1 इंडेक्स के एलिमेंट को, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिस्ट की फॉर्म में बना करके एंटर करोगे। ये क्यों करोगे? मेरे पास 2 एलिमेंट्स है ना, ट्रेवल ऑलरेडी लिस्ट है और इसमें लिखा पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मुझे क्या पुश करना है? लिस्ट ऑब्जेक्ट को पुश करना है, राइट। और नेक्स्ट है मेरे पास पॉप एलिमेंट नेम से फंक्शन बनाना है। डेफ, और ये पॉप एलिमेंट बन गया, इसको मैं कॉल भी करूंगी, ठीक है ना। चलिए, अब पॉप एलिमेंट क्या कह रहा है, आपको क्या करना है? बेसिकली आपने इट पॉप्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक के आपका ट्रेवल वो लिस्ट है, एंड डिस्प्ले देम, पॉप करना, डिस्प्ले कराना है। ऑल्सो द फंक्शन शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट इन द स्टैक। जब स्टैक में एलिमेंट नहीं है तो आपको स्टैक एम्प्टी भी
डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज एलिमेंट को पॉप करो डिस्प्ले कराओ, पॉप करो डिस्प्ले कराओ। ठीक है, सो व्हाइल हमने लगाया यहाँ पर लूप, जब तक मेरे पास जो ट्रेवल दैट मीन्स क्या है लेंथ ऑफ ट्रेवल कर ले, जब तक उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, या फिर सिंपल लिख लो जब तक मेरे पास लिस्ट एम्प्टी नहीं है, व्हाइल ट्रेवल नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, जब तक लिस्ट में कोई ना कोई एलिमेंट मुझे मिल रहा है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो मैं क्या करा रही हूँ, अपना प्रिंट करा रही हूँ, ट्रेवल डॉट पॉप फंक्शन लगा दो। ठीक है, और एक एल्स पार्ट लगा दो कि जब ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब वो लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, तो एंड में मैं क्या डिस्प्ले करा रही हूँ यहाँ पर, स्टैक एम्प्टी। राइट, चलो करें, देखें जरा इसको एग्जीक्यूट करके। हाँ, अब देखो ये तो आपका वो ट्रेवल लिस्ट जो हमने प्रिंट कराई है वो है, और आपका जो स्टैक है वो लीफो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपका लास्ट इन हुआ है दैट इज ये कोलंबो श्रीलंका, ये सबसे पहले पॉप होगा, तो ये मेरा पॉप फंक्शन है, कोलंबो श्रीलंका, देन दुबई एंड देन यूएई एंड देन दिस एंड दिस म्यांमार। ठीक है, और एट द एंड ये आपका क्या प्रिंट हो गया, स्टैक एम्प्टी। सो क्लियर हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप की, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आई होगी। एनालिस्ट क्वेश्चन में गिवन है, नेस्टेड लिस्ट लिखा, ट्रेवल नेम से देखो मैंने इसको आउटसाइड द फंक्शन क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मेरे को उसको पॉप फंक्शन में भी एक्सेस करना है। अगर मैं इसको यहीं पर डिफाइन करती ना कि ट्रेवल यहाँ पर, तो वो आपका लोकल वेरिएबल हो जाता, फिर मैं उसको आउटसाइड द लूप एक्सेस, आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकती थी। ठीक है, अपने नेस्टेड लिस्ट पर फॉर लूप लगाया, कंडीशन का इंडेक्स देखो और लगा दो, और उसको अपना लिस्ट में पुश करा दिया स्टैक में। सिमिलरली आपका पॉप फंक्शन है, राइट, कि जब तक मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, एलिमेंट्स को पॉप करो, डिस्प्ले करो, और एट द एंड क्या कर दो, स्टैक एम्प्टी। राइट, इन्होंने लेंथ ऑफ ट्रेवल कर लिया, आपकी चॉइस है। सो फाइनली इसी के साथ हमारा जो सेक्शन सी है वो भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा बेस्ड है माई एसक्यूएल पर। सो इसमें आपको क्या कहता है, कंसीडर द टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड गिवन बिलो। दो टेबल्स आपको गिवन है, प्रोडक्ट नेम से एंड ब्रांड नेम से। राइट, ये आपकी प्रोडक्ट नेम से टेबल है, और जो नीचे वाली है दैट इज द ब्रांड टेबल। उसके बाद आपको कुछ क्वेरीज गिवन है, आपको एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी है। अब जैसा कि आपकी स्वाति मैम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग सारा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दीज टू टेबल्स इन माई एसक्यूएल, तो उसको हम फटाफट से एक बार ओपन कर लेते हैं। यूज डेटाबेस का नेम है आई थिंक लाइव वाईटी, यस। इसमें हमारे पास है शो टेबल्स, ये दोनों टेबल्स है मेरे पास, प्रोडक्ट नेम से भी और ब्रांड नेम से भी। Just let me just show you, select star from product, और नेक्स्ट टेबल है मेरे पास ब्रांड। इसमें डेटा एज इट इज सेम है जो आप लोगों का क्वेश्चन में गिवन है। सो फर्स्ट कमांड मुझे कहता है डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम फ्रॉम द टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड। अब देखो मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट का नेम और ब्रांड का नेम। ठीक है, ये आपका दोनों टेबल्स में है। अब जरा अगर हम अपनी एसक्यूएल की टेबल्स की बात करें, सो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, ये आपका प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, ये आपका प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, ये आपका ब्रांड नेम का कॉलम है। ठीक है, सो अब मुझे जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं वो आपके दो डिफरेंट टेबल्स में से है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास कौन सी कमांड यूज होएगी, ज्वाइन कमांड। ठीक है, अब देखो ज्वाइन कमांड का जो सिंटेक्स है ना, काफी स्टूडेंट्स तो उसी में ही पजल हो जाते हैं, इतना बड़ा सिंटेक्स है कैसे ध्यान रखें, बट आपको उसको ऐसा क्रैम करने या रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, अभी हम प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले लिखोगे सेलेक्ट कीवर्ड, फिर जो जो कॉलम्स डिस्प्ले कराना है उनका नेम लिखोगे, सेलेक्ट के बाद वही लिखते हैं। तो हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम। सेलेक्ट कॉलम नेम्स जो डिस्प्ले कराने हैं, फ्रॉम में हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ टेबल। अब यहाँ पर कितनी टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं, तो दोनों टेबल का नेम लिखोगे, फ्रॉम प्रोडक्ट कोमा ब्रांड। इतना हो गया। उसके बाद क्या है,
जब भी आपकी ज्वाइन की कमांड होगी तो एक कॉलम आपका दोनों टेबल में सेम जरूर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर प्रोडक्ट, और यहाँ पर वो कौन सा कॉलम है जो दोनों टेबल में सेम है, दैट इज BID। सो वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल्स टू ब्रांड डॉट BID। देखो जब भी आपकी ज्वाइन की कमांड आएगी तो ये चीज तो आपने इतना लिखना ही लिखना है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो वो यहाँ पर आप एंड करके लिखोगे, अगर नहीं गिवन तो नहीं लिखोगे, राइट। सो यहाँ पर आपका क्या क्या डिस्प्ले कराना है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम हमने लिख दिया, सेलेक्ट P नेम ब्रांड B नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर। उसके बाद आप लोग सर्च करोगे कि मेरा कौन सा कॉलम है जो दोनों टेबल में सेम है, दैट इज BID। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल्स टू ब्रांड डॉट BID, राइट। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया सेलेक्ट, सेलेक्ट P नेम कोमा ब्रांड नेम है तो B नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स दैट इज प्रोडक्ट कोमा ब्रांड वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल्स टू ब्रांड डॉट BID, राइट। अब देखो मेरे प्रोडक्ट के नेम और ब्रांड के नेम आ गए, यही चीज डिस्प्ले करानी थी, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड, राइट। चलिए आप चाहो तो यहाँ पर ये अलाइज करके भी इसको लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल प्रोडक्ट। अब अगर मुझे अपनी टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है तो कौन सी कमांड है, डिस्क्राइब कमांड, DESC फ्रॉम फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है, डिस्क्राइब एंड देन टेबल का नेम, किस टेबल का स्ट्रक्चर बताना है, प्रोडक्ट, राइट। या फिर आप कंप्लीट डिस्क्राइब वर्ड भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। डन। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडमिक्स एंड डव ब्रांड्स। अब आपको एवरेज रेटिंग बतानी है। अब अगेन मैं एक बार दोनों टेबल्स ओपन कर लूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट और ये ब्रांड, ठीक है। अब देखो मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, एवरेज रेटिंग, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडमिक्स एंड डव ब्रांड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो आपकी एवरेज रेटिंग किस कॉलम में मेंशन है, ये आपका एवरेज रेटिंग, एवरेज एवीजी फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। और ब्रांड नेम मेडमिक्स और डव, दैट मीन्स जो मुझे कॉलम्स वैल्यूज डिस्प्ले करानी है वो अगेन मेरी डिफरेंट टेबल में है। तो डिफरेंट टेबल में है तो मैंने आपको बताया कौन सी कमांड यूज होगी, ज्वाइन कमांड। अब सेलेक्ट में हम ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स क्या बताया, सेलेक्ट जो जो डिस्प्ले कराना है, ब्रांड नेम और एवरेज रेटिंग, मीन्स मेडमिक्स की एवरेज रेटिंग क्या है और डव की एवरेज रेटिंग क्या है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हमारे ब्रांड का नेम कोमा एवरेज रेटिंग, ये एवरेज रेटिंग इसकी कैलकुलेट हो गई, राइट। फ्रॉम के बाद नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स के नेम क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट कोमा ब्रांड, इतना मैंने बताया। ज्वाइन कमांड है, वेयर लगा दोगे तो कॉलम नेम कौन सा सेम है, BID, सो वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल्स टू ब्रांड डॉट BID, राइट। अब उसके बाद देखो मुझे मेडमिक्स और डव की एवरेज रेटिंग चाहिए, सो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा ग्रुपिंग हो रही है तो यहाँ पर मुझे ग्रुप बाय अपना यूज करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, B नेम, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रुप बाय B नेम। अब जब भी आपको ग्रुपिंग के ऊपर कंडीशन लगानी है, मीन्स जो डेटा आपने ग्रुप किया है उस पर कंडीशन अप्लाई करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज। तो हैविंग B नेम इन क्या क्या हो सकता है, मेडमिक्स या फिर डव, मेडमिक्स एंड देन डव, या फिर आप लिख सकते हो हैविंग B नेम इक्वल्स टू मेडमिक्स और B नेम इक्वल्स टू डव, बोथ आर करेक्ट, राइट। सो हम इसको एक बार प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखें क्या आंसर आ रहा है।
सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट ब्रांड नेम कोमा एवरेज रेटिंग है तो एवरेज रेटिंग हमने कैलकुलेट कर दिया फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स प्रोडक्ट कोमा ब्रांड। ज्वाइन की कमांड है तो साथ में क्या आ जाएगा वेयर और कौन सा कॉलम सेम है BID। सो वेयर प्रोडक्ट डॉट BID इक्वल्स टू ब्रांड डॉट BID और उसके बाद आपको क्या करना है ग्रुपिंग करनी है। सो यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप बाय के आगे जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है ब्रांड नेम की। सो यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप बाय बी नेम हैविंग बी नेम इन या तो मेडेमिक्स हो या फिर डव हो, राइट। हैविंग बी नेम इन मेडेमिक्स कोमा डव, डन। अब देखो यहाँ पर आपका बी नेम और मेडेमिक्स और डव की एवरेज रेटिंग यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। तो सेलेक्ट बी नेम एवरेज रेटिंग फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर कंडीशन ग्रुप बाय और इस तरीके से आप और करके भी लिख सकते हो वन एंड द सेम थिंग बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास डिस्प्ले द नेम प्राइस एंड रेटिंग। क्या क्या डिस्प्ले कराना है सेलेक्ट नेम प्राइस और रेटिंग फ्रॉम ये देखो कौन कौन से टेबल में आई थिंक एक ही प्रोडक्ट टेबल में है सारे नेम प्राइस और रेटिंग और देखो नेम के लिए है पी नेम और प्राइस के लिए यू प्राइस। तो इसको हम यहां से एक बार सेलेक्ट पी नेम और प्राइस के लिए मेरे पास आपने वो लिखना है जो कॉलम का नेम होगा, राइट। फ्रॉम टेबल नेम है मेरे पास प्रोडक्ट, आगे मुझे क्या कहता है डिस्प्ले नेम प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। आपकी जो रेटिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें मुझे डिस्प्ले कराना है। सो यहाँ पर यूज होगा ऑर्डर बाय किस कॉलम को रेटिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग में कराना है तो क्या लिखोगे DESC, राइट। अब आप देखो ये आपका जो रेटिंग कॉलम है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आ गया डेटा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो सेलेक्ट पी नेम यू प्राइस रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय रेटिंग DESC डिसेंडिंग, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें कहते हैं MySQL को बंद कर दे, हम अपना पाइथन ओपन करेंगे। आइडिया विदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल for the annual sports event he has created a CSV file named result.csv to store the result of students in different sports events। जो आपका result.csv फाइल उसमें इस टाइप का डेटा स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, गेम का नेम है, रिजल्ट है। सो स्टूडेंट आईडी इंटीजर लेनी है, स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग है, गेम का नेम जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे उस गेम का नेम है स्ट्रिंग हो गया, और एक है मेरे पास रिजल्ट और जो ये रिजल्ट है दैट इज इसकी वैल्यू या तो क्या होगी वॉन लॉस्ट या फिर टाई, इन तीन में से कोई वैल्यू होगी। दैट मीन्स इसकी डेटा टाइप भी हम क्या लिखेंगे स्ट्रिंग। डेटा टाइप नहीं मीन्स जो फंक्शन हम यूज करेंगे इनपुट। तो फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ द इवेंट विदांश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये दो फंक्शंस आपने लिखने, एक एक्सेप्ट फंक्शन लिखना है, एक वन काउंट फंक्शन लिखना है। एक्सेप्ट फंक्शन कहता है टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड एड इट टू द फाइल। सो बेसिकली मुझे यूजर से एंटर कराने हैं रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट फंक्शन में और वो मुझे अपनी CSV फाइल में एंटर कराने हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर अपना पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं और फटाफट से एक न्यू फाइल में ओपन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे। फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में A कैपिटल है, पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे। उसके बाद द वेरी फर्स्ट स्टेप फाइल को ओपन करोगे। फाइल का नेम क्वेश्चन में गिवन है result.csv। फाइल में डेटा राइट करना है, कौन से मोड में ओपन करोगे W मोड में, राइट मोड, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट। अब टू क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है वी हैव टू कॉल द राइटर फंक्शन ऑफ CSV मॉड्यूल। तो CSV मॉड्यूल का जो राइटर फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगी और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे फाइल हैंडल। फाइल हैंडल कौन सा आपका ये F, अगर यहाँ F1 लिखोगे तो यहाँ पर F1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है WO मीन्स राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन। राइट रो फंक्शन सबसे पहले तो मैं अपनी ये लिस्ट जो है मेरे पास
देखो जब हम CSV फाइल में डेटा एंटर करा रहे हैं ना, राइटर फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो वो लिस्ट के थ्रू हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा वो हेडर रो तो लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जब तक यूजर चाहे अपना रिकॉर्ड एंटर करता रहे CSV फाइल में, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, व्हाइल ट्रू। स्टार्टिंग में ट्रू मीन्स जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है, जब तक ये ट्रू है वो व्हाइल लूप चलता रहेगा, तब तक यूजर अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करता रहेगा। जैसे यूजर हम अपना कंडीशन लगाएंगे फॉल्स है, तो ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, तो कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, मेरा लूप से बाहर। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टूडेंट ID। नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट इज गेम नेम एंड लास्ट इज रिजल्ट, राइट। स्टूडेंट ID उन्होंने बोला इंटीजर है, तो हमने यहाँ पर इंट फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पर हमने बोल दिया बेटा स्टूडेंट ID एंटर करो। स्टूडेंट नेम एंटर करना है, गेम का नेम एंटर करना है, इनपुट, एंड एट द लास्ट मुझे क्या एंटर करना है, रिजल्ट। तो इसका भी आपका क्या होगा, इनपुट फंक्शन लिखोगे, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब मेरे पास एक मैंने REC नेम से वेरिएबल लिया, ये रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, उसको जो जो यूजर ने एंटर किया मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट की ID हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, गेम नेम हो गया, एंड लास्ट मेरे पास क्या हो गया, रिजल्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, डेटा राइट करना है। राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइटर फंक्शन लगाओगे। अब देखो CSV फाइल में डेटा राइट कराने के लिए ना मेरे पास दो फंक्शंस हैं, या तो मैं राइट रो फंक्शन यूज करूंगी या फिर राइट रोज फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट रो फंक्शन यूज कर रही हूँ। राइट रोज में क्या होगा, आप सारा का सारा डेटा एक साथ एंटर करा रहे हो अपनी CSV फाइल में, मैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड एंटर करा रही हूँ। REC कोमा जिस फाइल में, बस REC जो आपने रिकॉर्ड एंटर कराना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया CH, और हमने यूजर से पूछा डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसको हमने दे दिया Y और N, कि या तो Y प्रेस कर दो अगर एंटर करने, अदरवाइज N। तो अगर उसने इफ CHN या तो कैपिटल N या स्मॉल n, अगर नो प्रेस कर दिया तो दैट मीन्स ब्रेक, हम आ जाएंगे लूप से बाहर, और यहाँ पर हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक बार हम अपना एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करते हैं, देखते हैं जरा सही से डेटा एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन एक्सेप्ट फंक्शन इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। सो यहाँ पर हम अपना CSV फाइल को सेव कर लेते हैं। सॉरी, CSV फाइल नहीं, पाइथन की जो फाइल है। आपने ये ध्यान रखना, सेव करते टाइम अपनी फाइल का नेम CSV नहीं दोगे, ठीक है। बिकॉज CSV का कोई भी जो आपके इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं उन नेम से आप अपनी फाइल को सेव नहीं करोगे, अदरवाइज वो आपका एरर जनरेट करेगा। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया गेम CSV, आगे SQP लगा देते हैं कि हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, local variable stid is not associated with a value. stid this, okay. यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, सब में सिंगल कोट्स, ठीक है। जो मैं हेडर रो लिख रही हूँ ये तो स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पर आपका सब में क्या आ जाएगा, सिंगल कोट्स, ठीक है। यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, राइट। चलिए, अपने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट ID 101, स्टूडेंट का नेम हो गया मेरे पास लेट सपोज नेहा, और गेम का नेम हो गया लेट सपोज क्रिकेट, और रिजल्ट हो गया 1। डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट की ID 102, नेम है निशा, गेम का नेम है लेट सपोज बास्केटबॉल, और रिजल्ट हो गया 1, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एन प्रेस कर रही हूँ, लूप से बाहर आ गया। अब हम अपना जरा रिजल्ट डॉट CSV फाइल देखते हैं। सो यहाँ पर हमने अपना
ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके जहां पर हमारे प्रोग्राम सेव हैं, राइट। सॉर्ट बाय, चलिए इसमें हमारे पास है क्लास 12 का फोल्डर और यहाँ पर फाइल हैंडलिंग, और ये आपका result.csv फाइल, ठीक है। इसको जब हमने ओपन करेंगे तो अब ध्यान से देखना, मेरे पास ना ये ब्लैंक लाइन और आ रही है बीच में, दिस वन, ये तो मैंने नहीं एंटर कराया ना। और अगर आप अपना इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर मेरे पास क्या आ गया, कोमा, सीएसवी फाइल है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, सो बाय डिफॉल्ट ये आपका किस में आ गया, किससे सेपरेट हो गए, कोमा से। अब देखो जो आपका ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका, जब मैं एक रिकॉर्ड एंटर करा रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है मेरे पास, उसमें वैल्यू क्या है, बैकस्लैश n वो ले रहा है, ठीक है। सो उस चीज को ओवरराइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ओपन फंक्शन में न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट दे दूंगी, और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। अब जरा इसको एंटर कराओ, स्टूडेंट की आईडी लिखी मैंने 101, स्टूडेंट का नेम लिखा लेट सपोज मैंने कोमल, और गेम का नेम लिखा मैंने क्रिकेट, और रिजल्ट में मैंने लिख दिया टाइम, ठीक है। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट की आईडी 102, और स्टूडेंट का नेम मैंने लिखा आकाश, गेम का नेम हमने लेट सपोज लिखा बास्केटबॉल, और रिजल्ट हमारा हुआ 1। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट की आईडी 103, स्टूडेंट का नेम हो गया अमित, और गेम का नेम हो गया लेट सपोज क्रिकेट, रिजल्ट 1। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट आईडी 104, स्टूडेंट का नेम हो गया उज्जवल, और गेम का नेम हो गया लेट सपोज बेसबॉल, और रिजल्ट हो गया लॉस्ट। मोर रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट आईडी 105, और यहाँ पर हो गया मेरे पास बास्केटबॉल, और सॉरी स्टूडेंट का नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर सोनू, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया बास्केटबॉल, और रिजल्ट हो गया यहाँ पर, चलो लॉस्ट, ठीक है। एक बार ना क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं कि क्या वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, जिसने कोई इवेंट जीता है वो वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। वो हमारे में कुछ तो है ना, कि अमित की है और एक ये आकाश की है, 2 वैल्यूज तो हैं, ठीक है। तो अगर आपने और रिकॉर्ड एंटर कराने हो तो कर सकते हो, अदरवाइज एन। फाइल में डेटा आ गया। अब जरा अपना चेक करो result.csv फाइल को। नाउ सी हियर, जो एक्स्ट्रा मेरे पास बैकस्लैश n वो एक्स्ट्रा लाइन आ रही थी वो नहीं है, ये मैंने डेटा एंटर कराया, CSV फाइल में आ गया। अब जिसने कोई भी इवेंट जीता है, दैट मीन्स ये 102 और 3 का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कराना है, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वन काउंट नेम से फंक्शन डिफाइन करना है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, जिसने कोई भी इवेंट जीता हो उसको आपने काउंट करना है कि कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं। 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो वन काउंट फंक्शन डिफाइन करोगे। एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने कमेंट कर दिया बिकॉज डेटा मेरे पास ऑलरेडी फाइल में है। अब मैं सिंपल वन काउंट फंक्शन को कॉल करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल? जिसमें डेटा राइट करा है, result.csv। नाउ वी विल ओपन दिस फाइल इन रीड मोड में ओपन करोगे। पहले हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अब रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। CSV मॉड्यूल की हेल्प से पहले हमने राइटर फंक्शन कॉल किया था, अब रीडर फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फाइल हैंडल का नेम। अब देखो यहाँ पर मुझे जो जो जीता है, ठीक है। पहले मैं एक बार इस पर फॉर लूप लगा दूं। एक तो नेक्स्ट आरो लिख दो। मुझे जो आपकी फर्स्ट हेडर वाली रो है ना, उसको किसी से कंपेयर नहीं करना। तो ये नेक्स्ट फंक्शन उसको क्या कर देगा, जस्ट रीड करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन आरो। एक एक मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ। पहले देखें जरा डेटा भी सही से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा।
चलिए, सो हमारे पास ये डेटा आ गया, हेडर रो नहीं आई है, और उसके बाद मुझे करना है जिन्होंने जीता है कोई भी। सो इस लिस्ट के फॉर्म में मेरे पास आया, राइट। अब यहाँ पर आप इंडेक्सिंग देखो, दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2 एंड देन 3। सो थर्ड इंडेक्स पर अगर क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इफ आई ऑफ 3 डबल इक्वल्स टू 1, तो मैं रिकॉर्ड को प्रिंट करा रही हूँ, राइट। डन। अब मुझे सिर्फ ये काउंट करना है। देखो, जब भी कोई भी चीज काउंट करनी हो तो कोई भी सिंपल एक वेरिएबल लो, मैं WC ले लेती हूँ 1 काउंट करने के लिए। इसको मैंने असाइन कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 से, प्रिंट नहीं कराने रिकॉर्ड, सिंपल WC प्लस इक्वल्स टू 1। अब आउटसाइड द फॉर लूप हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव won एनी इवेंट, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। और किसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दोगे, WC, राइट। चलिए अब इसका एग्जीक्यूट करें। तो मेरे पास ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स, राइट। अगर इनकेस क्वेश्चन में होता रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है तो जैसे हमने पहले किया था प्रिंट आई, वो लिखोगे। इनकेस अगर होता क्वेश्चन में टू काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव won एनी इवेंट, कि मुझे रिटर्न करना है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट ना लिख करके सिंपल आप लोग यहाँ पर लिख देते रिटर्न WC की वैल्यू मैं रिटर्न करा रही हूँ, राइट। ये हो गया कंप्लीट। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा जो सेक्शन डी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं फाइनली हमारे लास्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन ई। सो नेक्स्ट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 हमें कहता है मेटिकुलस एड्यूसर्व इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली। और जो आपका चेन्नई कैंपस है उसमें 4 मेन बिल्डिंग्स हैं, 1 2 3 4, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मीडिया, राइट। सो ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस ये आपको गिवन है और एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है, राइट। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स विद इन द चेन्नई कैंपस। अब देखो विद इन द चेन्नई कैंपस करना है तो दैट मीन्स आपने ना ये हेड ऑफिस को इंक्लूड नहीं करना, राइट। अब यहाँ पर आपको केबल लेआउट ड्रॉ करना है। अब देखो केबल लेआउट को ड्रॉ करने के मेरे पास 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से, आइदर बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी और बाय यूजिंग स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। हम देखते हैं एक बार मिनिमम डिस्टेंस किस में आ रहा है, बिकॉज आप लोग कई बार जनरल हम लोग क्या करते हैं, सर्वर देखते हैं कि कहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम, उसी को सबसे कनेक्ट कर देते हैं। अब एफिशिएंट मेथड पूछा है, ठीक है, तो देखते हैं जरा कौन सा किसमें हमारी कोस्ट कम यूज हो रही है। देखो स्टार टोपोलॉजी तो सिंपल से है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एडमिन में, तो एडमिन को बाकी सबसे कनेक्ट कर दो। एडमिन को हमने इंजीनियरिंग से, बिजनेस से और मीडिया से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये आपका बन जाता है स्टार टोपोलॉजी, जब मैं सर्वर के साथ सभी को कनेक्ट कर रही हूँ। अब इसका डिस्टेंस देखो, एडमिन से इंजीनियरिंग कितना है, 55 मीटर, और उसके बाद है एडमिन टू बिजनेस 90 मीटर, लास्ट है एडमिन टू मीडिया 50 मीटर, राइट। सो मैं इसको अगर प्लस करूंगी 55 प्लस 90 और प्लस 50, सो यहां पर मैंने लिखा 55 प्लस 90 प्लस 50। सो टोटल डिस्टेंस जो स्टार टोपोलॉजी के थ्रू यूज हो रहा है मेरे पास वो हो रहा है 195 मीटर, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मुझे क्या कहता है कि मिनिमम डिस्टेंस जिसका सबसे कम है ना वो करेंगे। और इसमें एक चीज क्या रहती है कि मेरे पास जैसे 4 बिल्डिंग्स हैं तो 3 वायर्स को मैं कनेक्ट करूंगी, मीन्स n बिल्डिंग के लिए n-1 वायर्स को मैं यूज करूंगी, राइट। और सेकेंड थिंग मेरे पास है n बिल्डिंग है, n-1 वायर्स हैं, प्लस मेरा जो बिल्डिंग को मैं कनेक्ट करूंगी ना उसमें कोई लूप, क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम डिस्टेंस मेरे पास कौन सा है, ये है दिल्ली हेड ऑफिस टू चेन्नई कैंपस 2175 किलोमीटर, बट मैंने आपको बताया क्वेश्चन में क्या गिवन है, विद इन चेन्नई कैंपस, तो ये दिल्ली का हेड ऑफिस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरे पास दैट इज
45 मीटर, वो है बिजनेस टू मीडिया, बिजनेस टू मीडिया दैट इज 45 मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास 50 मीटर पर है इंजीनियरिंग टू मीडिया, ये इंजीनियरिंग टू मीडिया 50 मीटर हो गया। एक और है 50 मीटर पर एडमिन टू मीडिया, ये हो गया एडमिन टू मीडिया 50 मीटर, राइट। अब देखो 4 बिल्डिंग्स है, 3 वायर्स मेरे पास कनेक्ट हो गए। एक तरीके से मीडिया आपका एडमिन से कनेक्ट हो गया, मीडिया इंजीनियरिंग से कनेक्ट हो गया और मीडिया आपका बिजनेस से कनेक्ट हो गया, राइट। सो अगर मैं इनको प्लस करूं 50 प्लस 50 100 प्लस 45 145, तो मेरे पास बस टोपोलॉजी में जो वायर जो डिस्टेंस यूज हो रहा है 145 मीटर यूज हो रहा है, और स्टार टोपोलॉजी के थ्रू अगर मैं कनेक्ट करूंगी तो 195 यूज हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखो कौन सा मिनिमम है, वो बस टोपोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इसमें मीडिया को एडमिन से कनेक्ट करा, एडमिन को इंजीनियरिंग से, और एडमिन को इंजीनियरिंग से करें इंस्टेड ऑफ मीडिया टू इंजीनियरिंग। एडमिन टू इंजीनियरिंग आपका 55 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपका एडमिन टू इंजीनियरिंग इवन 55 मीटर है, बट हमने तो 50 मीटर वाला यूज कर लिया, ठीक है। हमारा उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, चलिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर मुझे लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करना है तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज करेंगे। सो जो नेटवर्क डिवाइस यूज होगा मेरे पास दैट इज स्विच। विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर। सर्वर किसको बनाओगे, एडमिन को, जहां पर आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे। Which fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect the head office at Delhi with the campus in Chennai। ये दिल्ली और चेन्नई के लिए आपको फास्ट और इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बताना है, तो यहाँ पर आप माइक्रोवेव और सैटेलाइट चाहो तो आई थिंक लिख सकते हो, ठीक है। माइक्रोवेव ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट, वाई और वाई नॉट। सो रिपीटर्स आपके कहाँ पर यूज, अब यहाँ पर भी ना काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि रिपीटर का डिस्टेंस, देखो कुछ बुक्स में आप लोग पढ़ोगे कि 70 मीटर से ज्यादा है तो रिपीटर्स लगा देंगे, कुछ बुक में आप पढ़ोगे 100 मीटर से ज्यादा तो रिपीटर लगा देंगे, ठीक है। सो आप ऑन एन एवरेज लेकर के चलो 70 मीटर टू 100 मीटर से अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो वहां पर हम रिपीटर्स प्लेस करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 50 45 55 ये डिस्टेंस है मेरे पास, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रिपीटर को यूज नहीं करेंगे। सो इसके हम आंसर चेकआउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड में हमने लिखा स्विच, सी पार्ट में हमने लिखा एडमिन ब्लॉक बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, डी पार्ट में हमने लिखा माइक्रोवेव, और ई पार्ट में वही बताया कि रिपीटर रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज किसी का भी जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर से ज्यादा नहीं है, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन R प्लस एंड W प्लस फाइल मोड। दो फाइल मोड्स हैं R प्लस और W प्लस। देखो R प्लस रीडिंग एंड राइटिंग, W प्लस राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। दोनों, इसका जो मेन काम है रीड करना, W प्लस का मेन काम क्या है, राइट करना। R प्लस में 5 पॉइंटर बिगिनिंग पर होगा, W प्लस में भी मेरा 5 पॉइंटर बिगिनिंग पर होगा। R प्लस मोड में क्या है, रीड मोड में, R प्लस मोड में कि अगर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो फाइल एग्जिस्ट कर रही है या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है कोई दिक्कत नहीं, डेटा को रीड कर लेंगे फिर राइट कर लेंगे। वेयरएज अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये मुझे एरर जनरेट करके देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। और W प्लस मोड की अगर बात करें, वही दो पॉसिबिलिटीज है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फाइल को क्रिएट करेगा, एरर नहीं देगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये आपके उसके कंटेंट को ओवरराइट करेगा, राइट। और फाइल पॉइंटर मेरा कहां पर है, बिगिनिंग पर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, कंसीडर अ फाइल sport.dat containing records of the following structure। मीन्स sport.dat मेरे पास क्या है, बाइनरी फाइल है, राइट। उसके बाद है मेरे पास स्पोर्ट, ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा है, स्पोर्ट नेम, टीम नेम और नंबर ऑफ प्लेयर्स। कॉपी डेटा नेम से मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है,
जो आपका रीड करेगा कंटेंट sport.dat फाइल में से, और वो रिकॉर्ड्स को कॉपी करेगा जिसका स्पोर्ट नेम क्या है, बास्केटबॉल। कौन सी वाली फाइल में, basket.dat वाली फाइल में। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपीड टू द फाइल basket.dat। उसके बाद आपको basket.dat फाइल में हमने कितने रिकॉर्ड्स को कॉपी किया है वो बताना है, ठीक है। वो मेरा फंक्शन वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो लेट मी जस्ट शो यू एन आउटलेट कि आपका जो प्रोग्राम एक्चुअली में किस तरीके से होगा, ठीक है। अब एक बार ना क्वेश्चन को दोबारा बहुत ध्यान से पढ़ो। मेरे को इसमें 2 फाइल्स यूज होंगी। अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको सिर्फ एक फंक्शन ही डिफाइन करना है, राइट। बट बिकॉज मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ ना सब कुछ, तो हम इसको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा तो समझना जरूर। कंसीडर अ फाइल sport.dat, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे को एक sport.dat हमारी जो बाइनरी फाइल है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स नेम, टीम का नेम एंड देन नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये रिकॉर्ड मैं राइट कराऊंगी, ठीक है। राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा दैट रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल sport.dat, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉपी डेटा नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। वो क्या करेगा, ये वाला रिकॉर्ड रीड करेगा फ्रॉम द फाइल sport.dat एंड कॉपीज द रिकॉर्ड को कॉपी करेगा जहां पर जो स्पोर्ट नेम है वो क्या होगा, बास्केटबॉल होगा, टू द फाइल basket.dat। तो यहाँ पर एक basket.dat मेरे को फाइल बनानी है, उसमें ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कौन सा रिकॉर्ड, जिसका जो स्पोर्ट नेम है वो क्या है, बास्केटबॉल। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपीड, कि यहाँ पर हमारे बास्केटबॉल के कितने रिकॉर्ड्स थे जो मैंने कॉपी किए एक्चुअल में, वो सारे के सारे जब मुझे बताने भी है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे, राइट। सो सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ पर पाइथन आइडियली, राइट। सो बाइनरी फाइल है, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल, राइट। उसके बाद लेट सपोज मैं फंक्शन का नेम दे रही हूँ राइट डेटा। नेक्स्ट थिंग आई हैव टू ओपन माय फाइल, और फाइल का नेम क्या गिवन है, sport.dat। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर फाइल को ओपन करना है WB मोड, राइट इन अ बाइनरी फाइल, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग, यूजर से पूछ ले कब तक क्या एंटर कराना है हमारे यूजर ने, राइट। और यूजर को हमने एंटर कराना है स्पोर्ट्स नेम, टीम नेम एंड देन नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये चीज जो हमने अपनी फाइल में मीन्स यूजर से एंटर करानी है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, लेट सपोज SN हम लोग लिख देते हैं स्पोर्ट नेम के लिए, या फिर आप चाहो तो ये एग्जैक्ट दे रखा है तो हम पाइथन में इसको ये एग्जैक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ पर हो गया हमारा स्पोर्ट नेम, नेक्स्ट हमारे पास है टीम नेम, and the last one is the number of players. इसको हम इंटीजर में लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने लिख लिया नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब मैंने क्या करा, जो भी रिकॉर्ड एंटर कराया यूजर से उसकी एक लिस्ट बना ली। लेट सपोज मैंने रिकॉर्ड नेम से एक वेरिएबल लिया, उसको जो भी यूजर से रिकॉर्ड्स एंटर वैल्यूज एंटर कराए उसको एक लिस्ट बना करके रख लिया। अब मुझे क्या करना है, सपोज यूजर ने स्पोर्ट नेम एंटर करा बास्केटबॉल, टीम नेम में एंटर किया इंडिया, नंबर ऑफ प्लेयर्स में एंटर किया 6, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, ये रिकॉर्ड अपना बाइनरी फाइल में राइट करना है, राइट। एक मुझे यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज करनी पड़ेगी। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन। डंप फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द डेटा इन द बाइनरी फाइल। और जो आपका डंप फंक्शन है 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कौन कौन से, एक तो जो आप डेटा एंटर करा रहे हो प्लस जिस फाइल में एंटर करा रहे हो उसका फाइल हैंडल। फाइल हमारा फाइल हैंडल क्या है, यहाँ पर F एंटर हो गया। अब हम यूजर से पूछेंगे, भाई तुमने मोर रिकॉर्ड्स, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस और नो। आप चाहो तो उसको कंप्लीट लिख लेना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है।
अगर यूजर प्रेस करता है कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन, दैट मीन्स नो, उसने और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं कराने। फिर मैंने क्या करा, ब्रेक आते ही लूप से बाहर, और मैंने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना डेटा रीड भी करते हैं कि क्या जो मैं एक्चुअल में डेटा राइट करा रही हूँ वो प्रॉपर राइट हुआ है या नहीं हुआ मेरी बाइनरी फाइल में। तो उसके लिए मुझे रीड फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल है हमारे पास, sport.dat, और किस मोड में ओपन करेंगे हम अब इसको, रीड मोड में। ठीक है, ट्राई लिखोगे, ट्राई एक्सेप्ट मीन्स आप लोगों का एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता हम ट्राई एक्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, डिटेल में चेक करना बच्चे उसको। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने डेटा पिकल डॉट लोड, और यहाँ पर हमने लिखा फाइल हैंडल का नेम। ठीक है, मीन्स जो भी रिकॉर्ड 1 बाय 1 रीड होकर के आ रहे हैं मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ, और उसके बाद मैं सिंपल इसको क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। राइट, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा। यूएफ एरर भी आप लिख सकते हो, आपकी एक्सेप्शन का नेम। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी एक्सेप्शन आपके जनरेट होगी उसको ये हैंडल कर लेगा। राइट, तो अब यहाँ पर मैं अपना राइट और रीड फंक्शन कॉल कर रही हूँ। ठीक है, देखते हैं जरा ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको अब हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। फाइल का नेम दे देते हैं SP बाइनरी कॉपी डेटा बास्केटबॉल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने स्पोर्ट नेम लिखा, लेट्स सपोज क्रिकेट, टीम का नेम लिखा इंडिया, और नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखे 11। ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स यस, स्पोर्ट नेम हमने लिखा बास्केटबॉल, और टीम नेम लिखा लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया, और नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखे लेट्स सपोज 15। मोर रिकॉर्ड्स यस, स्पोर्ट्स नेम हमने यहाँ पर लिखा गोल्फ, और टीम का नेम लिख दिया लेट्स सपोज हमने इंडिया, और नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए यहाँ पर लेट्स सपोज 1। ठीक है, और मोर रिकॉर्ड्स यस, स्पोर्ट नेम में हमने दोबारा से लिख दिया बास्केटबॉल, टीम नेम अब हमने लिख दिया इंडिया, और नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख दिए 5। मोर रिकॉर्ड्स यस, एक और लिख लेते हैं क्रिकेट, टीम नेम पाकिस्तान, और नंबर ऑफ प्लेयर्स 11। ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स नो। डेटा राइट हो गया। अब इसने मेरे को सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाया, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं वाइल लूप नहीं लगाया, आई थिंक, या ठीक है। अगर वाइल लूप नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ आपको फर्स्ट रिकॉर्ड पिक करके, फर्स्ट रिकॉर्ड का है दिस वन, एक रिकॉर्ड ये पिक करके देगा। ठीक है, सो माय मिस्टेक, यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, वाइल लूप मीन्स जब तक उसमें फाइल में डेटा है तो ये मुझे क्या करे, रीड करके देता चला जाए। ठीक है, अब देखो राइट तो मैं करा चुकी हूँ ना फाइल में, तो इसको दोबारा से मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना। सो ये देखो यहाँ पर आपका जो बास्केट sport.dat वाली फाइल है उसमें ये रिकॉर्ड सारा एंटर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो ये वाले रिकॉर्ड्स हैं, कौन से वाले, जिसका जो स्पोर्ट नेम है क्या है, बास्केटबॉल, एक फर्स्ट रिकॉर्ड एंड एक लास्ट सेकंड रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स मुझे कॉपी करने हैं कहाँ पर, हमारी binary.dat वाली फाइल में। सो यहीं से मैं अपना डेटा कॉपी करके भेज रही हूँ। ठीक है, सो अब आप देखो जरा, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा। अब ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कॉपी डेटा फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगी। sport.dat कंटेंट से डेटा को रीड करना है। अब देखो मेरे को डेटा रीड भी करना है, राइट भी करना है। किसमें से रीड करना है, sport.dat में से, राइट। तो sport.dat को तो मैंने ओपन कर दिया RB मोड में, दैट मीन्स रीड बाइनरी। उसके बाद मैंने एक और एफ हैंडल लिया, F1 इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। दूसरी मेरे पास कौन सी फाइल है, basket.dat। इसमें मुझे रिकॉर्ड्स कॉपी करने हैं, तो ये मैं फाइल को ओपन करूंगी
WB मोड में, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेम ये आपका ट्राई एक्सेप्ट वाला फंडा यूज होगा, ट्राई वाइल ट्रू। जब तक मुझे मेरी फाइल में रिकॉर्ड मिल रहे हैं, मैंने क्या किया, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, एक रिकॉर्ड एंटर किया, रीड किया। अब देखो जब मैं अपना डेटा रीड कर रही हूं ना, इसको एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएं जरा, जो हमारा पिछला डेटा था। देखो जब मैं अपना डेटा रीड कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास डेटा लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट 1 एंड दिस इज एट 2। सो बास्केटबॉल जो आपका कौन से इंडेक्स पर है, 0, जो आपका स्पोर्ट नेम है एक्चुअल में। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा में, वेरिएबल में मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में डेटा आया, इफ डेटा ऑफ 0, कि 0 इंडेक्स पर अगर मेरे पास क्या है, बास्केटबॉल है। देखो पहले मैं उस रिकॉर्ड को ना प्रिंट करा रही हूँ, फिर हम कॉपी भी करा देंगे, ठीक है। कॉपी कराने में कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये तो है आपका डेटा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट रिकॉर्ड्स इन sport.dat फाइल, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिकॉर्ड्स ऑन ए कॉपी बास्केटबॉल डेटा, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, राइट। कि जिसने बास्केटबॉल, जिसका स्पोर्ट है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, अपनी basket.dat फाइल में राइट करा रही हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं इस ढंग से रीड करके दे रहा है या नहीं दे रहा। तो चलो यहाँ पर साथ साथ हम लिख देते हैं पिकल डॉट डंप फंक्शन। डंप फंक्शन में क्या राइट करना है, डेटा और फाइल हैंडल का नेम। ये चीज देखो, चलो इसको पहले कमेंट कर दें, पहले आप सिंपल देखो एक्सेप्ट, और यहाँ पर आपने अपनी दोनों फाइल को क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। आपने कौन कौन से फंक्शन कॉल करने हैं, राइट को तो आपने कमेंट कर दिया, एक रीड और एक कॉपी डेटा, राइट। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करें। इफ डेटा, ओके, पिकल डॉट लोड, सॉरी यहाँ डबल इक्वल्स टू प्रेस तो किया था बट वो हुआ नहीं। चलिए, नेम कॉपी डेटा इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कॉपी डेटा, यस, कैपिटल डी, ठीक है, बिकॉज पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलिए नाउ सी हियर, मेरे पास ये बाइनरी फाइल का डेटा है जो sport.dat फाइल में थी। उसके बाद देखो जहां जहां पर स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है वो रिकॉर्ड मेरे पास रीड होकर के आ रहा है। अब सिंपल मैंने इसको अपना basket.dat वाली जो फाइल है उसमें राइट भी करा दिया है, ठीक है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि basket.dat में डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ, मुझे वहां से रीड करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, उससे ज्यादा फालतू कुछ नहीं लिखना, ठीक है। बट अगर आपको चेक करना है कि आपका जो डेटा है basket.dat में रीड मीन्स राइट हुआ है या नहीं हुआ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूं, इसको मैंने लिख दिया रीड बी, और यहाँ पर हमने ओपन करा basket.dat वाली फाइल को रीड बाइनरी मोड में, रिकॉर्ड्स इन basket.dat फाइल, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज, और यहाँ से मैं रीड बी बास्केट वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगी। नाउ सी हियर, basket.dat फाइल चेक करें एक बार कहाँ गड़बड़ हुई। हाँ, मैंने आपको यहाँ पर पहले सिंपल करके दिखाया था ना, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, प्रिंट तो कर रहा है, मैंने उस टाइम कहा था प्रिंट करा लेते हैं, भी हम राइट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम राइट कर देते हैं पिकल डॉट डंप, डंप फंक्शन के थ्रू डेटा राइट होगा, और डंप फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो जो डेटा कॉपी करना है प्लस फाइल हैंडल। basket.dat फाइल में राइट करना है ना, उसका फाइल हैंडल क्या है मेरे पास, F1। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, F1, राइट हो गया, दोनों फाइल को क्लोज कर दिया, मैंने रीड भी कर लिया, ठीक है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखें। यस, नाउ सी हियर, ये basket.dat वाली फाइल में आपका डेटा आ चुका है, ठीक है।
और ये मैंने यहाँ पर अपना जो कॉपी किया था वो प्रिंट करा रहे हैं। एक बार फटाफट से देखो जरा, मुझे करना मीन्स अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसमें आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपीड। कितने रिकॉर्ड्स कॉपी किए, इसी में आ जाओ जरा। कोई भी एक वेरिएबल ले लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से और CNT प्लस इक्वल्स टू 1, राइट। ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कितने रिकॉर्ड्स को कॉपी किया है। सो यहाँ पर आप एक रिटर्न स्टेटमेंट और ऐड कर दो, रिटर्न CNT कि कितने रिकॉर्ड्स वो रिटर्न कर रहे हैं। सो अगर आप चाहो तो जब आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा दो कि टोटल रिकॉर्ड्स कॉपीड। राइट, चलिए। सो टोटल रिकॉर्ड्स कॉपीड, कितने रिकॉर्ड्स कॉपी हुए मेरे पास 2। अब ये क्वेश्चन हुआ आई थिंक जा करके जो एग्जाम में पूछा, एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है, कोई चीज रह ना गई हो। Consider a file sport.dat. This that a function copy data that read content from the sport.dat and copies the record with sport name as basketball to the file basket.dat. The function should return the total number of records copied to the file. ठीक है, सो ये अब हमारा एक्चुअल में कंप्लीट हो गया जितना आप लोगों का एग्जाम में लिखना है। दिस वन, ये लिखना है आप लोगों ने एग्जाम में, राइट। अगर सिर्फ एग्जाम वाला देखें तो sport.dat से डेटा रीड करना है, basket.dat में राइट करना है। सो एक फाइल को आप रीड बाइनरी मोड में ओपन करोगे, दूसरी फाइल को आप WB मोड में ओपन करोगे, ठीक है। जब भी कोई चीज काउंट करनी, एक वेरिएबल हो, इनिशियलाइज करोगे 0 से। जब कंडीशन ट्रू होगी, जब मुझे रिकॉर्ड्स काउंट करने में, उस वेरिएबल को क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी। ट्राई एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाओगे। व्हाइल ट्रू मीन्स जब तक मेरे पास फाइल में रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा रीड करता चला जाएगा। पिकल डॉट लोड फंक्शन हमने कॉल किया पिकल मॉड्यूल का कि वो डेटा 1 बाय 1 मुझे रीड करके दे दे। उसके बाद वो लिस्ट की फॉर्म में डेटा दे रहा है, तो 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, स्पोर्ट नेम, बास्केटबॉल मैंने लिखा, कंपेयर कर दिया, उसको मैं अपना फाइल में क्या करा रही हूँ, राइट करा रही हूँ। राइट कराने के लिए वी आर हैविंग द डंप फंक्शन, और डंप फंक्शन आपका 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपने डेटा राइट कराना है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जिस फाइल में राइट कराना उस फाइल हैंडल का नेम। सो डेटा वेरिएबल में है मेरे पास जो डेटा आया था, राइट, और उसके बाद है F1, ये फाइल हैंडल basket.dat का, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दिया मैंने उस काउंट वेरिएबल को। एक्सेप्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो EOF एरर, तो आपका स्पेसिफिक सिर्फ एंड ऑफ फाइल एरर एक्सेप्शन को ही हैंडल करेगा। वेरेज अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन का नेम नहीं मेंशन करूंगी तो इट विल हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस। सो यहाँ पर उसके बाद मैं दोनों फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। रिटर्न CNT, ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर पूरा प्रोग्राम ब्रीफ में बताऊं तो सिंपल मुझे क्या करना है, sport.dat फाइल में डेटा राइट करोगे, फिर मैंने रीड करके चेक किया कि डेटा रीड हुआ है या नहीं, फिर हमने रिकॉर्ड्स को कॉपी किया basket.dat में, और एट द एंड मैंने क्या किया, अपना basket.dat वाली फाइल में से डेटा को रीड भी करा है कि वो एक्चुअल में सही से राइट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी लग रहा है तो आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखो वीडियो के साथ साथ, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाता है इसी का और पार्ट। और पार्ट कहते हैं हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी फाइल, कि आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो बाइनरी फाइल से किस तरीके से डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है बच्चे, जो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, वेरेज जो हमारी बाइनरी फाइल है वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती। एक्सटेंशन आपकी टेक्स्ट फाइल की क्या है, .txt, बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन क्या है मेरे पास, .dat। इसमें आपका डेटा स्काई फॉर्म में स्टोर होगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। इसमें आपका डेटा बाइनरी फॉर्म में होगा, 0-1 की फॉर्म में, जो आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास इसमें एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है, बैकस्लैश जिसको हम बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो लाइन है यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है, वेरेज बाइनरी फाइल में आप लोगों का कोई भी EOL कैरेक्टर नहीं होता, नो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिख सकते हो, आपका जो टेक्स्ट फाइल है एक तरीके से इसका जो कन्वर्जन करना पड़ता है, मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो है ये, और जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज। तो मेरे को यहाँ से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन प्रोसेस लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो है।
और यहाँ पर जो आप लोगों का जो बाइनरी फाइल है ये ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में, जो कंप्यूटर को भी समझ में आते, तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन है वो रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होता। इसमें आपका कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता तो दैट्स वाई ये स्लो है, वहां पर कन्वर्जन नहीं होता तो इसलिए वो फास्ट है। और ये जो टेक्स्ट फाइल है ये आपकी सिक्योर भी इतनी नहीं है, क्यों? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सबको समझ में आ रहा है तो सिक्योर नहीं है, वेरस जो आपकी बाइनरी फाइल है 0-1 की फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपकी सिक्योर है। तो ये मैंने आपको काफी सारे डिफरेंसेस बता दिए, इसमें से आप अपना लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अ बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर m number, m name, m type। अब देखो ये आप लोगों को डिक्शनरी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मूवी नंबर, मूवी नेम एंड देन मूवी टाइप। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फाइंड टाइप नेम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, मूवी टाइप आप लोग आर्ग्यूमेंट पास करोगे दैट एक्सेप्ट्स m टाइप एज अ पैरामीटर and display all records from the binary file cinema.dat that have the value of movie type as m type। So basically आप लोगों को cinema.dat एक बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है, उसमें मेरे को डिक्शनरी टाइप का डेटा राइट कराना है, एम नंबर आपका की हो गया और वैल्यू आपकी लिस्ट की फॉर्म में, राइट, मूवी नंबर, मूवी नेम एंड देन मूवी टाइप। सो यहाँ पर हम इसको क्लोज करके एक न्यू फाइल ओपन कर लें। चलिए, सो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, राइट। अब पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मुझे अपना डेटा राइट करना है। राइट करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप आई हैव टू ओपन माय बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का नेम क्या है, cinema.dat। डेटा राइट करना है तो वी विल ओपन दिस फाइल इन द WB मोड, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा व्हाइल ट्रू, फिर जब तक हमारा यूजर चाहे वो अपने रिकॉर्ड्स एंटर करता चला जाए। मूवी नंबर, मूवी नेम एंड देन मूवी टाइप। ये आपका हो गया मूवी नंबर। नेक्स्ट आप लोगों का हो गया मूवी नेम। And the last is your movie type। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ना जो डिक्शनरी के बेसिक कंसेप्ट है वो जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मूवी टाइप, राइट। देखो मुझको डिक्शनरी में डेटा राइट कराना है। डिक्शनरी में हम लोग डेटा राइट कैसे कराते हैं, एक बार मैं आपको पाइथन शेल ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक ही एम्प्टी डिक्शनरी है, वो लेंगे तभी मैं डेटा मीन्स उसमें एंटर करा पाऊंगी ना। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, डी ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ 2 इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिखा ये, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा ये की है और इक्वल्स टू करके मैं लिख रही हूँ उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर ये की ऑलरेडी मेरे पास डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो आपको लिस्ट फॉर्म मीन्स डिक्शनरी के बाद जो ये वैल्यू है ये लिस्ट फॉर्म में एंटर करानी है, राइट। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सपोज मैंने अपना मूवी नंबर लिखा 101 इक्वल्स टू, जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में, और 2 आर्ग्यूमेंट है, मूवी नेम एंड मूवी टाइप। ये मैंने ऐसे लिख दिया सिंपल। तो जब डी को प्रिंट कराओगे तो सी हियर दिस 101 इज द की, ये मूवी नेम और ये मूवी टाइप, राइट। तो इसी तरीके से मुझे एंटर कराना है। सो दैट मीन्स डिक्शनरी ये आपकी क्या है, की, दैट मीन्स वो की आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एम नंबर। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, डिक्शनरी और यहाँ पर की क्या है, एम नंबर इक्वल्स टू वैल्यू में आपके पास क्या है, एम नेम और एम टाइप, और वो आपकी किसकी फॉर्म में हम लोग एंटर करा रहे हैं, लिस्ट की फॉर्म में। सो यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया एम नेम कोमा एम टाइप, डन। अब मेरे को क्या करना है, ये डिक्शनरी अपना फाइल में राइट करानी है। फाइल में राइट कराने के लिए पिकल डॉट डंप
क्यों ना मैं एक ना करके सारा का सारा एंड में अपना डेटा डंप करा दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस और नो? हमारी आवाज आई मुझे कि भाई मैम यहाँ पर हमने पिकल डॉट डंप क्यों नहीं लिखा, आप एंड में क्यों लिख रहे हो? ऐसा सुनाई दिया मुझे आपकी तरफ से, कह रहे हो क्या? चलिए इसको हमने क्या किया, फाइल को क्लोज करा, ठीक है। और हाँ आप लोग कह रहे हो तो लिख देते हैं पिकल डॉट डंप और उसके बाद है डी कॉमा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फाइल में डेटा रीड करना। रीड करने के लिए सिंपल कंसेप्ट है आप लोगों का, जो भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज किया था। फाइल को ओपन करोगे, कौन सी फाइल, सिनेमा डॉट DAT फाइल, RB मोड में इसको ओपन करोगे, राइट। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करना, व्हाइल ट्रू, एंड उसके बाद है हमारे पास डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लॉड फंक्शन, यहाँ पर आपने एफ लिखा फाइल हैंडल, एंड देन मैं उसको यहाँ पर क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। एक्सेप्ट ब्लॉक की कोई भी आपकी जो एक्सेप्शन है वो जनरेट हो गई तो ये इसको हैंडल कर लेगा, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल को क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना राइट और रीड फंक्शन कॉल कर देंगे, डन। इसको हमने एग्जीक्यूट करेंगे, pm टाइप रीड, ठीक है। चलिए अब हमने बिल्कुल शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, मूवी नंबर आई थिंक हमने टीजर लिखा है, नहीं स्ट्रिंग का है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया M101, मूवी नेम मैंने लिखा M1, मूवी टाइप लिखा मैंने T1, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स यस, मूवी नंबर मैंने लिखा M102, मूवी नेम M2 और मूवी टाइप T2, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड रीड हुए, वेरेज अगर मैं थर्ड रिकॉर्ड और रीड करती तो फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, इस तरीके से मेरे पास डेटा आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जितनी बार मैं डंप फंक्शन लगाऊंगी उतनी बार मुझे लोड डेटा, जितनी बार रीड करो उतनी जितनी बार राइट करो उतनी बार आप अपना डेटा रीड करोगे, ठीक है। सो या तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, इसको मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पर अपना डेटा राइट कराया, ठीक है। तो जब मैंने अपना यहाँ पर डेटा राइट कराया, मैंने लिखा M101, मूवी नेम हमने लेट सपोज लिख दिया M1, मूवी टाइप लिख दिया T1, मोर रिकॉर्ड यस, मूवी नंबर 102, मूवी नेम M2 एंड देन द टाइप इज T2, मोर रिकॉर्ड यस, मूवी नंबर M103, मूवी नेम M3 और मूवी टाइप T3, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब देखो ये आपका ये डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या किया ना, मैं अपना डिक्शनरी में ऐड ऑन करती जा रही हूँ, वो तो साथ ही साथ रिकॉर्ड आपका डलता जा रहा है ना फाइल में। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, बेसिकली एक तरीके से मैंने सारा का सारा डेटा 1 बाय 1 डिक्शनरी में राइट किया, पूरी डिक्शनरी बन गई, एक ही बार मैंने उसको क्या किया, अपने फाइल में राइट करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से ये चीज हटा दूं, राइट, और मैं प्रिंट करा रही हूँ, और ये मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक भी हटा दिया, राइट। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो, राइट फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं किया ना, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अभी भी मेरा डेटा सही से रीड हो रहा है, ठीक है। वो व्हाइल ट्रू तो बस इतना है कि जब तक रिकॉर्ड मिल रहे हैं वो रीड कर रहा है,
सो आप इसको बेसिकली यहाँ पर विदाउट वाइल और विदाउट ट्राई एक्सेप्ट भी कर सकते हो एग्जीक्यूट, ठीक है, होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज मेरा जो फंक्शन है वो क्या कहते हैं, जितनी बार मैं अपना डेटा डंप करूंगी उतनी बार मैं लोड करूंगी। मैंने एक ही बार डंप किया अपना डेटा, मैं एक ही बार लोड कर रही हूँ, ठीक है। और लिस्ट के केस में हम लोग क्यों वाइल ट्रू और ट्राई एक्सेप्ट लगाते थे, बिकॉज मैं अपना डेटा बार बार राइट कर रही थी, फिर इसलिए मुझे बार बार लोड करना पड़ रहा है। वेरएस अगर आप वहां पर कंसेप्ट अपना नेस्टेड लिस्ट का यूज करोगे तो एक बार राइट करोगे, एक ही बार रीड करोगे, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट इसलिए लिखा कि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो उसको हैंडल कर ले। अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है तो यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो अभी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप नेम से मुझे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, फाइंड टाइप नेम से, और ब्रैकेट में मुझे मूवी टाइप भी पास करना है आर्ग्यूमेंट। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर यूजर से एंटर कराऊंगी कि कौन सी मूवी टाइप है, ठीक है। मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज लिख दी M1 M2 T1 T2, आप अपना लिख लेना। मूवी का नेम लिखना, लेट सपोज आपने लिखा गदर और वो आपकी एक्शन मूवी है। नेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, मेरे को इतनी मूवी नेम्स और ये टाइप उसकी नहीं पता, बिकॉज नहीं देखते हम इतनी मूवीज, आप लोग देखते हो तो लिख देना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अपना यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा रीड करेंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डेटा read फ्रॉम बाइनरी फाइल ऑल रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर m टाइप में एक आर्ग्यूमेंट पास किया कि मीन्स हम यूजर से एंटर कराएंगे बेसिकली कि कौन सी मूवी टाइप का आपको जो है डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट ले लिया, भाई बताओ कौन सी मूवी टाइप का देखना है, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइंड टाइप फंक्शन कॉल करोगे और ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर m टाइप भेज दोगे, ठीक है। सो जो भी यूजर मूवी टाइप एंटर करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और वो अपना उसको यहाँ पर पास कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डेटा को रीड करोगे पिकल डॉट लोड फंक्शन से। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरे पास जो डिक्शनरी है इसको एक बार सिर्फ रीड फंक्शन कॉल, या चलो मैं पाइथन शेल ओपन करती हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास ना इसी टाइप की एक डिक्शनरी है, मैंने लिखा 101 और यहाँ पर मैंने लिखा M1 और कोमा करके लिख दिया T1, ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। सेकंड मैंने लिखा 102, ये की हो गई। सेकंड रिकॉर्ड मेरे पास क्या है, M2 और उसका टाइप T2, ठीक है। अब देखो मुझे इस रिकॉर्ड तक पहुंचना है T1 तक। ये मैं आपको अलग से क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिक्शनरी का कंसेप्ट है, अगर मुझे मूवी टाइप बतानी है तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूंगी। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ D डिक्शनरी और ब्रैकेट में उसकी की लिख रही हूँ तो दैट मीन्स मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। अगर मैं डिक्शनरी में D लिखा, डिक्शनरी का नेम, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा की, तो मुझे क्या मिल रही है, उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख दूं D101 की और ब्रैकेट में साथ में एक और मैंने इंडेक्स दे दिया, लेट सपोज 1, तो मेरे पास जो लिस्ट वैल्यू आई थी ना उसके फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो मिल रही है। सो दैट मीन्स एक तरीके से मैं अगर सिर्फ की लिख रही हूँ उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू है, राइट। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब मैं एक्सेस कर रही हूँ D101 की लिखी और साथ में मैंने क्या लिख दिया 1 इंडेक्स, मीन्स जो मेरे पास वैल्यू आई है ना उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है T1, तो ये उसने मुझे क्या दे दिया T1। यही जो कंसेप्ट है मैं अपना अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। सो मैंने लिखा इफ डेटा ब्रैकेट में की आपकी क्या होगी, वो मूवी नंबर। सो मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना, तो मैं अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा दूं, फॉर आई इन डेटा, डिक्शनरी को ट्रेवर्स करोगे, इफ डिक्शनरी का नेम क्या है डेटा,
ब्रैकेट में मैंने क्या देखो, जब हम डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाते हैं तो आई में आपकी क्या आएंगी, कीज आएंगी, ये लिख दिया। उसके बाद मूवी टाइप कौन से इंडेक्स पर है, 1 पर। डबल इक्वल्स टू कौन सी मूवी टाइप हमें चाहिए, और फिर मैं इसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ अपने इस रिकॉर्ड को, और फिर मैं अपनी फाइल को क्लोज करूंगी। राइट, अब हमने लिखा, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा, अपना बाइनरी फाइल को रीड करा, cinema.dat, रिकॉर्ड सारी डिक्शनरी आ गई। अब उस डिक्शनरी में सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जितने मैंने राइट कराए थे, ठीक है। उस डिक्शनरी पर मैंने क्या लगा दिया, फॉर लूप लगाया। अब जब हम डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाएंगे, इस आइटरेटर वेरिएबल में मेरे पास क्या आएगी, की आएगी। आई में मेरे पास क्या है, कीज है। तो इफ डिक्शनरी का नेम लिखोगे, अभी मैंने बताया फर्स्ट, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, की, और ये 1 क्या है, मूवी टाइप, जो हमने ये राइट कराया ना, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, मूवी टाइप। डबल इक्वल्स टू कंपेयर करना है कि जो यूजर ने एम टाइप एंटर किया है वो उसके इक्वल है या नहीं है, अगर है तो प्रिंट करा रही हूँ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर हमने मूवी नंबर लिखा M101, मूवी नेम लिखा लेट सपोज हम आपके हैं कौन, बहुत अच्छी मूवी लगती है, बस ये बहुत पुरानी सी देख रखी है, ठीक है। मूवी टाइप में रोमांटिक लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा मोर रिकॉर्ड्स, यस, मूवी नंबर 102, और उसके बाद है मूवी नेम में हमने लिखा गदर, ये आपकी एक्शन मूवी है, राइट। उसके बाद मोर रिकॉर्ड्स, यस, मूवी नंबर हमने लिखा M103, मूवी नेम हमने लिखा लेट सपोज 12th फेल, एक रिसेंट मूवी है ना, ये देखी है मैंने, इसको हमने लिख दिया मूवी टाइप मोटिवेशनल, और मोर रिकॉर्ड्स, यस, और मूवी नंबर M104, मूवी नेम तारे जमीन पर भी आपकी मोटिवेशनल मूवी है, ठीक है। और मूवी टाइप में हमने लिख दिया लेट सपोज मोटिवेशनल। मोर रिकॉर्ड्स, यस, मूवी नंबर लास्ट हमने लिखा 105, और कोई बता दो अपना एक्शन मूवी, बॉर्डर, वो तो देशभक्ति की मूवी है, ठीक है। चलो कोई भी, सपोज मैंने पेट्रोटिक है ना वो तो, पर कोई नहीं, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, बॉर्डर, और मूवी टाइप में मैंने लिख दिया एक्शन, और मोर रिकॉर्ड्स नो। अब देखो ये मेरे पास जो डेटा रीड हुआ है ना बाइनरी फाइल से, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये डिक्शनरी की फॉर्म में राइट हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये आपका, आई थिंक मेरा वेबकैम आ रहा होगा तो ये आपको विजिबल नहीं होगा, बट आप इसको देखो इस तरीके से, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया, राइट। ये जैसे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, 102 मेरे पास की है, ये एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। मूवी टाइप, मुझे किस टाइप की मूवीज का चाहिए डेटा, सपोज मैंने लिखा एक्शन, तो ये मेरे पास एक्शन मूवी का जो रिकॉर्ड था वो आ गया। अब आप चाहते हो प्रॉपर रिकॉर्ड आए, नहीं ये सारी आ गई ना, तो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी। एक तो यहाँ पर प्रिंट डेटा ना करके मैं क्या करूंगी, प्रिंट आई करूंगी, क्योंकि मेरे को क्या प्रिंट करानी है, कीज, ठीक है। अब मैं राइट फंक्शन को तो कमेंट कर रही हूँ, राइट। और अगर आप चाहते हो ना कि आपकी कंप्लीट डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा ना प्रिंट होकर के एक एक रिकॉर्ड हो ना, तो आप अपना यहाँ पर क्या लिख दो, फॉर आई इन डेटा, डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाया, और प्रिंट मैं क्या करा रही हूँ, लेट सपोज मैंने आई कोमा डेटा ऑफ आई, इस तरीके से प्रिंट करा दिया। नाउ सी हियर, ये मेरे पास जो है ना बाइनरी फाइल का डेटा है, ये की, ये उसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं प्रिंट कराया, मैंने उसको ट्रेवर्स करके करा दिया। अब आप देखो यहाँ पर ये डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा हो गया। अब मैं लिख रही हूँ मूवी टाइप में, मैंने सपोज लिखा एक्शन मूवी, तो आपका जो एक्शन मूवी का ये था डेटा, ये आ गया, मीन्स उसका मूवी नंबर आ गया 102 और 105, जो प्रिंट कराओगे वही आएगा, राइट। सो अब अगर आप चाहो तो इसको, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आई में आपका क्या है, की है, मूवी नंबर, और अगर आप चाहते हो कि उसके साथ में प्रिंट किस फॉर्म में कराना है,
राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एम टाइप एंड डिस्प्लेज ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल। उस मूवी टाइप का कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाना है। तो आई नंबर हो गया, यहाँ पर उसके बाद उसका मूवी आई और 0, और उसके अगर मैं सिर्फ डेटा लिख दूं यहाँ पर, राइट, डेटा नहीं, हाँ, यहाँ पर हमने लिखा मूवी टाइप में एक्शन, तो ये आपका कंप्लीट डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन में क्या लिख देंगे, आई कोमा डेटा ऑफ आई। आई मेरे पास क्या है, की, और डेट ऑफ आई मेरे पास उसकी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज। ठीक है, आपको जिस फॉर्म में इसको डेटा को डिस्प्ले कराना हो आप वहां वो चीज वहां पर लिख सकते हो, राइट। तो एक्शन टाइप की मूवी का रिकॉर्ड आ गया। अगर आपको डिक्शनरी फॉर्म में चाहिए तो आप उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। और इसका जो मार्किंग स्कीम का आंसर अगर हम उसको देखें तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना वो डिक्शनरी की फॉर्म में है जो हमने राइट कराया था। ये क्वेश्चन में ही गिवन है और मैं उसको इस तरीके से तो एक्सेस नहीं कर सकती। ये तो कब होगा, अगर मेरा जो डेटा है ना वो लिस्ट की फॉर्म में होता। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट कह लो, मीन्स मूवी नंबर, नेम और टाइप, तो मैं वो 0, 1, 2 इंडेक्सिंग करती। तो ये तो आपका बैटरी, एक सेकेंड, चलिए अब उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल ट्रू, ये तो मीन्स जो मार्किंग स्कीम में गिवन है, अगर लिस्ट की फॉर्म में होता तो हम ऐसे लिखते। ठीक है, तो अब आप इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज, इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन द टर्म डोमेन with respect to RDBMS, give an example to support your answer. Domain basically क्या होता है, set of values, जहां से आप अपने कॉलम की वैल्यू डिराइव करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास एक कॉलम का नेम है एज, इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, कि मेरे पास एज कॉलम में जो भी वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगे, सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, राइट। या लेट सपोज मेरे पास एक और कॉलम का नेम है दैट इज स्ट्रीम, और स्ट्रीम कॉलम में मैंने अपनी डोमेन लिख दिया ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो ये डोमेन हो गई कि इसके बाद में जब टेबल क्रिएट करूंगी उसमें स्ट्रीम वाले कॉलम में वैल्यूज डालूंगी तो वो सिर्फ क्या होंगी, उसी में से होंगी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, राइट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक वैल्यू इन ईच रो। ठीक है, वही बात है। फॉर एग्जाम्पल जो रोल नंबर फील्ड है उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो डोमेन क्या हो जाएगा, उसका सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहता है, कबीर वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल नेम्ड स्टूडेंट। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, उसने क्या करना है, बेसिकली आपका क्वेश्चन किस चीज का है, पाइथन कनेक्टिविटी MySQL वाले चैप्टर से। ठीक है, टेबल का नेम है स्टूडेंट और MySQL डेटाबेस का नेम है स्कूल। रोल नंबर, इंटीजर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड टाइगर, होस्ट लोकल होस्ट। The values of the field roll number, name, date of birth and fee has to be accepted from the user. Help Kabir to write the program in Python. So basically आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, पाइथन कनेक्टिविटी के थ्रू। सो दैट मीन्स मेरे पास एसक्यूएल में एक इस नेम से डेटाबेस होना चाहिए, टेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना MySQL। इसमें हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम है स्कूल, राइट। Kabir wants to write a program in Python to insert the following record in the table named student in MySQL database school. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यूज एंड देन डेटाबेस का नेम दैट इज स्कूल। फिर फटाफट से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल,
टेबल का नेम है मेरे पास आई थिंक स्टूडेंट, राइट। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हो गया। उसके बाद है मेरे पास रोल नंबर इंटीजर और नेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर varchar लिख देंगे और इसमें हमने लिख दिया साइज 20। डेट ऑफ बर्थ इसका हो गया डेट और फीस है मेरे पास फ्लोट, राइट। क्वेरी क्रिएट मीन्स कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई, टेबल क्रिएट हो गई। ये कहाँ से आ गया, चलिए। इसके बाद हमने अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, डन। अब मुझे क्या करना है, अब देखो अब हम आ जाते हैं पाइथन पर। आइडियली ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर import mysql डॉट कनेक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या रहेगी, वी हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। सो यहाँ पर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट लेने हैं, कौन कौन से हैं। होस्ट है आपका लोकल होस्ट, होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट एंड यूजर नेम है मेरे पास रूट, राइट। उसके बाद है मेरे पास पासवर्ड टाइगर, ठीक है। पासवर्ड आपने कौन सा लिखना है, जो आपका MySQL का पासवर्ड। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आते तो आप टाइगर ही लिखोगे। यहाँ पर आप लोगों को एग्जीक्यूट कराने के दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपना MySQL का पासवर्ड लिख रही हूँ। प्लस एक फोर्थ आर्ग्यूमेंट हम और लेंगे, दैट इज डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम है मेरे पास स्कूल, राइट। अब देखते हैं पहले कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हमें लिखना है कॉन डॉट इज कनेक्टेड। connected else not connected, राइट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करें, कोई मिस्टेक होगी तो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरफेस पाइथन विद MySQL। चलिए अब यहाँ पर अब इसको एग्जीक्यूट हो रहा है। डिड यू मीन इज कनेक्टेड, यस आई मीन इज कनेक्टेड, यहाँ अंडरस्कोर रह गया। चलिए सो हमारा ये एक तरीके से पाइथन और MySQL तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको तो अगर आप ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या किया, कर्सर फंक्शन को कॉल किया, राइट। अब इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट कराना है, राइट। और वो भी किससे कराना है, यूजर से। सो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा while ट्रू, मीन्स जब तक जितने रिकॉर्ड्स यूजर एंटर कराना चाहे वो करा सकता है, ठीक है। क्या क्या एंटर कराना है, रोल नंबर, नेम, DOB एंड फीस। रोल नंबर, नेम, DOB और फीस इक्वल्स टू रोल नंबर इंटीजर है, इनपुट रोल नंबर, नेम आपका स्ट्रिंग है और DOB आपका यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट। वहां पर इसकी डेटा टाइप हमने क्या लिख रखी है, डेट, ठीक है। फीस के लिए हमने वहां पर लिख रखा है फ्लोट, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को मुझे
इंसर्ट कराना है, राइट। तो इंसर्ट के लिए आपको लोगों की जो MySQL की क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, इस तरीके से वो लिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी नेम से एक वेरिएबल लिया, इसको मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें मेरे पास दो मेथड होते हैं, वो ओल्ड फॉर्मेटिंग और वो न्यू वाला, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, %s वाला भी या फिर वो डॉट फॉर्मेट वाला भी, राइट। सो यहाँ पर इसका ये स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज आर नंबर, कोमा करके नेम आपका विद इन कोट्स आएगा, डेट आपका विद इन कोट्स आएगा, एंड देन फीस, राइट। ब्रैकेट क्लोज दिस डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आर नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ DOB आई थिंक, एंड देन फीस, राइट। ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, मीन्स अब इसको आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट आप अपनी क्वेरी को क्या कराओगे, एग्जीक्यूट, राइट। अब देखो, जब भी हमारे माई डेटाबेस में MySQL में चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए मेरे को अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट से कमिट फंक्शन को कॉल करना है, तभी वो MySQL में जाकर के सेव होंगे, अदरवाइज वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के बाद हम यूजर से पूछेंगे कि आपने और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं या नहीं। अगर यूजर कहते हैं नहीं एंटर कराने, तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक। और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर बाकी देखते हैं कोई चेंज वेंज करना होगा इसमें। तो रोल नंबर मैंने लिखा 1, नेम मैंने लिखा नेहा, डेट का वो क्या रहता है, ईयर मंथ एंड देन डेट। तो यहाँ पर हमने ईयर लिख दिया, लेट्स सपोज 1992 ईयर, एंड देन फिर आता है मंथ और फिर आता है डेट, राइट। फीस सपोज हमने लिखा 12,000। मोर रिकॉर्ड्स नो, पहले एक ही रिकॉर्ड देखते हैं कि इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर देखो ये नेहा का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और अगर आपको इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड एंटर करने, आप सिंपल करते चले जाओगे। एक बार ना लास्ट क्वेश्चन में फीस की कंडीशन चेक कर लेते हैं, फीस ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। चलिए, सो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रही हूँ। रोल नंबर मैंने लिखा 2, नेम में लेट सपोज मैंने लिखा निशा, और डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया लेट सपोज 1990, ईयर देन मंथ एंड देन डेट, और उसके बाद हमने लिखा फीस लेट सपोज 4,500। मोर रिकॉर्ड्स यस, रोल नंबर 3 पूजा, एंड देन डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया, और फीस हमने लिख दिया लेट सपोज 6,500। मोर रिकॉर्ड्स यस, रोल नंबर 4 प्रियंका, और डेट हमने लिख दिया लेट सपोज 1994-04-09, और फीस हमने लिख दिया लेट सपोज 7,400। मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 5, नेम हो गया सोनिया, और डेट ऑफ बर्थ हो गई 10, और फीस हो गई मेरे पास 4,000, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं जरा, MySQL में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, डन। सो यही क्वेश्चन था आप लोगों का, राइट। क्या क्वेश्चन था, सिंपल, सरताज has created F11, चलिए, यस। तो कबीर wants to write a program in Python to insert the following record। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कौन सी टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। और इसके लिए आपको ये चीजें हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फ्लोट। दैट मीन्स ये आपका MySQL में एक तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है बिटवीन पाइथन एंड MySQL,
वो कनेक्ट फंक्शन के थ्रू होगा। द वैल्यूज ऑफ फील्ड आर नंबर, नेम, डीओबी एंड फी हैज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। ठीक है, डीओबी कैपिटल है तो आप कैपिटल ही लेना। हेल्प कबीर टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, ये जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में गिवन है ना, पाइथन इज माय केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आप इसको एज इट इज ही लिख लेना। राइट, फीस में भी आई थिंक एफ कैपिटल है या हाँ एफ कैपिटल है। राइट, सो यहाँ पर हमने सिंपल क्या करा, सबसे पहले MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करोगे, कनेक्ट फंक्शन कॉल करोगे, होस्ट ही आपको गिवन है क्वेश्चन में, लोकल होस्ट, यूजर नेम, रूट है, पासवर्ड 1 2 3। यहाँ पर आप अगर एग्जाम की बात करो तो क्या लिखोगे, टाइगर। राइट, जो क्वेश्चन में पासवर्ड गिवन है वही लिखोगे। यहाँ तो मुझे आपको कनेक्टिविटी करके दिखाना था, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, मेरे MySQL का पासवर्ड लिखा। डेटाबेस का नेम आपको गिवन है वही लिखोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट कर्सर फंक्शन कॉल करोगे। ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। वाइल ट्रू मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक यूजर चाहे तब तक ये रिकॉर्ड्स वो एंटर करता चला जाएगा। क्या क्या एंटर करना है, रोल नंबर, नेम, डेट और फीस, इनपुट ले लिया। उसके बाद मुझे इंसर्ट कराना है। इसको इंसर्ट करने के देखो 2 मेथड हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, डॉट करके आपने लिख दिया फॉर्मेट, ये सारा लगा दिया। उसके बाद आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, कमिट फंक्शन लगाया सो दैट चेंजेस आपके MySQL में सेव हो जाएं। अगर कमिट फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो जो भी आप रिकॉर्ड्स एंटर करोगे वो आपके MySQL की टेबल में जाकर के सेव नहीं होंगे। उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं या नहीं करने, नहीं करने तो ब्रेक, और ब्रेक करते ही लूप से बाहर। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, एक बार सेकेंड पार्ट करते हैं फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, सरताज हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया। रोल नंबर, नेम, डीओबी, फीस, ये वही वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL, ये सब कनेक्टिविटी करोगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सरताज नाउ वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 5000। अब जिसकी फीस 5000 से ज्यादा है आपको वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने। सो बेसिकली जिनकी 5000 से ज्यादा है वो कौन कौन से मेरे पास, एक तो है नेहा, देन पूजा एंड देन प्रियंका, ये रिकॉर्ड्स हैं। तो ये मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। एंटर तो मैं करा चुकी हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। राइट, तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, चलिए ये कॉन डॉट कर्सर, कर्सर फंक्शन कॉल किया था। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना क्वेरी लिखनी है। अब मेरे पास क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज ग्रेटर देन 5000। राइट, और फीस कॉलम का नेम देखेंगे हम क्या है, FEE। राइट, चलिए ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट हम लोग अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट एंड देन क्वेरी। राइट, अब उसके बाद देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे अपना डेटा फेच करना है, तो उसके लिए मेरे पास कौन से फंक्शंस होते हैं, फेच फंक्शन, फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी। हमें तो सारे रिकॉर्ड चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फेच ऑल। और फेच ऑल फंक्शन के लिए हमारे को क्या करना है, मैंने लिखा कर्सर डॉट फेच ऑल फंक्शन, और ये जो भी आपको रिटर्न करके देगा सारा का सारा डेटा, मैंने एक डेटा वेरिएबल लिखा उसमें स्टोर करा दिया। राइट, इसको मैंने प्रिंट कराया डेटा, और साथ ही मैंने प्रिंट करा दिया कि ये मेरे को किस टाइप का डेटा जो है रिटर्न करके दे रहा है। राइट, पासवर्ड बिल्कुल 1 2 3 4 5। चलिए अब देखो फेच ऑल फंक्शन लिस्ट टाइप का रिकॉर्ड दे रहा है। अब देखो ये 1 आ गया मेरे पास, जिसकी डेटा टाइप डेट होती है ना वो इसी तरीके से रिटर्न करके देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है डेट टाइम डॉट DAT। तो जिसकी फीस आपकी 5000 से ग्रेटर है, 12000 वाला आ गया, 6500 आ गया, 7400 आ गया। राइट, अब मैं चाहती हूँ थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर लूप, फॉर आई इन, अरे डेटा, और प्रिंट करा देंगे आई को। राइट, अब ये मेरे को टाइप वाला जो है वो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है।
नाउ सी योर रिजल्ट। अब मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया, राइट। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं जरा इन्होंने क्या दे रखा है। अगर मैं इसके बात करूं तो हाँ, हमने ये वाइल लूप से किया, इन्होंने विदाउट वाइल लूप किया, बोथ आर करेक्ट, बट फंडा वही कंसेप्ट वही यूज होगा, राइट। डेटाबेस सैंपल 2023 तो नहीं गिवन क्वेश्चन में। चलिए डेटाबेस है मेरे पास स्कूल, ठीक है। तो जो मैंने आपको कराया है ये करेक्ट है। डेटाबेस का नेम ये लिखना स्कूल, और ये सैंपल 2023 नहीं है। इसके बाद रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, कमिट करा, डेटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। एंड में आप कनेक्शन को क्या कर देना, क्लोज कर देना। और उसके बाद है इसी का सेकेंड पार्ट, ये हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वेयर फीस ग्रेटर देन 5000, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, डेटा को फेच करोगे, फॉर लूप लगाओगे, प्रिंट कराओगे, कनेक्शन को क्लोज करोगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट स्किप कर दिया था, मैंने तो क्या रीड आउट भी नहीं करा था। गिव वन डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की। सी कैंडिडेट कीज आर दोज कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। जो आपकी प्राइमरी की बन सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कीज। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज हम किसी एक को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेंगे, और जिनको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया, रिमेनिंग वाली आपकी कौन सी हो जाएंगी, अल्टरनेट कीज, राइट। सो यहाँ पर आप डिफरेंस लिखो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो तो और भी बढ़िया रहेगा, राइट। सो फाइनली इसी के साथ हमारा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है फॉर द सेशन 2023 एंड 24 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन को आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट की प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जाए। आई थिंक मैंने किया भी और आपको समझ भी आया होगा। प्लीज शो योर सपोर्ट, अपना जो प्यार है इस चैनल के साथ जरूर बनाए रखिएगा। हिट दैट लाइक बटन, फटाफट से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, बिकॉज सीबीएसई सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेस पर आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आप एक तरीके से कह सकते हैं फेमिलियर हो जाएंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, बिकॉज हमारा एक छोटा सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर का, उसको कंप्लीट करने में प्लीज शो योर सपोर्ट। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.